तो दोस्तों आज का जो हमारा ये फेसबुक का लाइव है, हम चंद्रमा ग्रह के ऊपर बात करेंगे आज। ठीक है, ब्रजेंद्र सिंह जी जंडू हमारे, मैं पढ़ता रहता हूँ आपके जंडू जी, अच्छे अच्छे व्यंग, इल्ती बाबा, इल्ता करने वाले बाबा। चलो बहुत बढ़िया है, हंसते खेलते रहो, आनंद करो। स्वागत है आपका जंडू साहब। गुरी आर, चलिए राम राम जी गुरी जी, आप सबका स्वागत है। जितने लोग इस समय 40-42 लोग देख रहे हैं, हार्दिक स्वागत है। नीलम शर्मा जी स्वागत है। जो लोग लेट आए हैं वो इसको शेयर कर लीजिए, क्योंकि मैंने थोड़ा सा आज का जो करंट अफेयर चल रहा है इंडिया और कनाडा, इसके विषय में मंगल के साथ जोड़कर बताया था, तो आप इसको शेयर अवश्य कर लिया कीजिए। बाद में भी आप सुन सकते हैं और आपको जानकारियों में बढ़ोतरी होगी। अशोक धवन जी जुड़े हैं गोविंद गोधाम से, जय गौ माता, लवली भारद्वाज जी, एडवोकेट नविता जी हैं, सुरेश कालिया जी हैं और बहुत सारे मित्र इस समय जुड़ रहे हैं। साथ साथ आप सबका स्वागत है। एडवोकेट अशोक जी जुड़े हैं, स्वागत है। नेहा जैन जी जुड़ी हैं, स्वागत है। आप सबका स्वागत है। तो इसको शेयर जरूर कर लीजिए। अभी 49 लोग देख रहे हैं, तो आप इसको शेयर कर लीजिए। आपको जो मैं आगे जानकारी देने जा रहा हूं वो है चंद्रमा की। सुभाष बनोट जी स्वागतम, वरुण शर्मा जी राम राम। तो दोस्तों आज चंद्रमा के ऊपर बात करेंगे। इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि हम हमेशा गोचर के ग्रहों के ऊपर बात करते हैं, जो मेन बड़े बड़े ग्रह हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया शनिदेव वक्री हैं 4 नवंबर तक, या बृहस्पति राहु का जो गोचर है वो गुरु चंडाल दोष बना रहा है 30 अक्टूबर तक। अब राहु और केतु ने ही 30 अक्टूबर को राशि बदलनी है। 1.5 साल बाद राहु और केतु बदलने वाले हैं। सो राहु ग्रह और केतु ग्रह जिस राशि में बैठ जाते हैं उसके अंदर भी अपनी जो नेगेटिविटी है वो प्रभाव ले जाते हैं। तो ये काफी परेशानी वाला समय राहु और केतु दे देते हैं। अब ये बदलेगा। अब ये जाएगा कन्या राशि में केतु और मीन राशि में राहु। थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, ये भी करंट गोचर ही है। तो बड़े ग्रहों की बात तो हम करते रहते हैं जो 1 साल, 2.5 साल, 1.5 साल चलते हैं। अब चंद्रमा को समझ लीजिए, जो 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। और हमारा जितना भी मूड स्विंग होता है ना, हम कभी खुश होते हैं, कभी अचानक उखड़ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, कभी हम बड़े उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और कभी हम बड़े प्रसन्न होते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। कभी हमारा मन बिल्कुल सैड सॉन्ग सुनने वाला हो जाता है और कभी हमारा भंगड़ा डालने वाला हो जाता है। ये सारा खेल किसका है? 2.25 दिन में जिसको चाल चलनी है, चंद्रमा का। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। चंद्रमा मन सो जात, कि जातक के मन का कारक जो है वो चंद्रमा है। तो ये हर 2.25 दिन बाद राशि परिवर्तन कर लेते हैं और इसी चंद्रमा के कारण कभी खुशी, कभी गम, कभी हंसी, कभी रोना, कभी धूप, कभी छांव, कभी जीत, कभी हार। किसी दिन हम बड़े निराश और किसी दिन हम बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए चंद्रमा की स्टडी इन बड़े ग्रहों से भी जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हम अपनी तरफ से कुछ अपना अच्छा एफर्ट लगाते हैं, अच्छा प्रयास करते हैं, चाहे वो किसी काम में हो, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे मान लीजिए कहीं मंदिर मत्था ही टेक आए हैं, किसी धर्म स्थान पर चले गए हैं, कोई दान पुण्य कर आए हैं, कोई उपाय कर आए हैं मान लीजिए, और वापसी पे आकर उल्टा ऐसा लगता है जैसे कोई नुकसान हो गया या अचानक सचमुच नुकसान हो गया। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो 2.25 दिन का चंद्रमा का खेल है ये होनी है। इसको होनी कहा जाता है, जो टलती नहीं है। इसलिए कई बार हमारे मन में ये निराशा होती है कि भाई मैं तो अच्छा काम करके आया हूं, दान पुण्य करके आया हूं, किसी गरीब की मदद करके आया हूं, धर्म स्थान जाके आया हूं, उपाय करके आया हूं, लेकिन आते ही मेरे साथ ये उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है। तो झट से हमें देखना चाहिए, झट से, कि उस दिन चंद्रमा का गोचर कहां पे है। जैसे अगर आज की ही बात करें, पिछले 2.25 दिन की, तो इस समय चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच है। आज की बात करें, अगर मैं अभी अपना कंप्यूटर खोल के चेक भी कर लेता हूं कि अभी भी नीच तो नहीं है कहीं। आहो, हुन भी नीच है। सो पिछले 2.25 दिन चंद्रमा चंद्र केतु के ग्रहण दोष में था, वो भी हमारे ऊपर बैड इफेक्ट डालता है। और अभी चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में नीच है। तो मैं कल का भी भर के देखता हूं।
हाँ, कल धनु राशि में चले जाएंगे। तो ये जब भी फीलिंग्स चेक कर लीजिए, आपके मन में अगर उदासी सी छाई हो ना, तो समझ लीजिए चंद्रमा खेल खेल रहा है। और विशेषकर जिन लोगों की जन्म पत्रिका में चंद्रमा छठे भाव में होता है, आठवें भाव में होता है, या 12th हाउस में भी चंद्रमा कभी कभी परेशान कर देता है। हालांकि छठे भाव और आठवें भाव में तो बहुत ज्यादा खराब करता है उन लोगों के मन को, उनकी जो पावर है, मानसिक शक्ति है, उसको कमजोर कर देता है जब जन्म समय ही चंद्रमा छठे या आठवें भाव में हो। उन लोगों के लिए भी परेशानी होती है जिनकी कुंडली में चंद्रमा की युति राहु के साथ हो, उसे कहते हैं चंद्र ग्रहण दोष। ये आप लोग नोट कर लीजिए। इसीलिए मैं कहता रहता हूं कि चंद्रमा जो मेरा ये लाइव है, इसको आप शेयर कर लिया कीजिए, ताकि आप बाद में भी इसको सुन सकते हैं। आपके बच्चों की कुंडली में कहाँ है, आपकी कुंडली में कहाँ है, आपके हस्बैंड की कुंडली में कहाँ है, माता पिता भाई बहन सब कुंडलियों को आप चेक कर सकते हैं। तो चंद्रमा छठे और आठवें घर में भी मानसिक रूप से कहीं ना कहीं उस समय कमजोरी दे देता है जब नीच राशि में गोचर कर रहा होता है। चंद्रमा राहु और केतु के साथ हो, कईयों की कुंडली में होता है चंद्र राहु या चंद्र केतु, उसे चंद्र ग्रहण दोष कहते हैं। वो लोग भी मानसिक रूप से परेशान ही रहते हैं जिनकी कुंडली का चंद्रमा राहु या केतु से पीड़ित हो जाए। अगर यही चंद्रमा राहु या केतु के साथ होकर अष्टम भाव में चला जाए तो एक सुसाइडल टेंडेंसी पैदा कर देता है। यही चंद्रमा राहु या केतु के साथ होकर छठे भाव में चला जाए तो शरीर में जलीय रोग पैदा करता है, मोटापा पैदा करने लग जाता है। पानी से भी इंसान मोटा होता है। कई लोग कहते हैं ना कि हमें पानी भी लग जाता है, तो देख लीजिए चंद्रमा छठे होगा, आप एक्सरसाइज करके कंट्रोल करेंगे, थोड़ा दिन ठीक रहेगा, फिर आप कहेंगे चलो अब छोड़ दिया जाए एक्सरसाइज को, अब तो फिट हो गए हैं। थोड़े दिनों बाद वो फिर से पानी का एक जिसे थुल गुब्बारा बन जाता है। ये चंद्रमा 6th का खेल है। तो ध्यान रखें, अपनी अपनी कुंडलियों में देखें कि चंद्रमा कहां पे है। चंद्रमा राहु केतु के साथ तो मैंने आपको बता दिया ग्रहण दोष लगा देता है। चंद्रमा शनि के साथ हो तो क्या होता है, विष योग पैदा होता है। यह भी शारीरिक कष्ट देने वाला एक योग है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक जलीय प्रभाव होता है। इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। जो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं वही हमारे पिंड में होती हैं। इसीलिए यत पिंडे तत् ब्रह्मांड, ये ज्योतिष में श्लोक लिखा गया है कि यत पिंडे अग्नि पृथ्वी जल वायु आकाश तत् ब्रह्मांड, अग्नि पृथ्वी जल वायु आकाश। तो चंद्रमा क्योंकि जल का कारक है हमारे शरीर में, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल है, अगर आप सर्च करेंगे गूगल पर तो वो कहेगा 70% या 75% के बीच, 71-72 भी बोल सकते हैं। तो आप 70% की सुई टिका दीजिए। इस धरती पर 70% जल है। अब आप मेडिकल में रिसर्च कीजिए तो वो बताएगा इस शरीर में भी 70% लिक्विडिटी है, जलीय प्रभाव है। तो ये जो ब्रह्मांड में है, जो प्रकृति को दिया है, वही हमारे शरीर को, हमारे पिंड को दिया है ईश्वर ने। तो ये जो जल है अगर शनि से दूषित हो जाए हमारी कुंडली में तो ये चंद्र और शनि का विष योग बना देता है। और ये भी अगर शुरू से ध्यान ना रखा जाए तो भयंकर बीमारियों का कारण बनता है। और बीमारियां भी लास्ट स्टेज में पकड़ में आती हैं लोगों की जिनकी चंद्र शनि वाली कुंडलियां मैंने देखी हैं। और उन खराब बीमारियों का मैं नाम ना लूं तो अच्छी बात है, जो स्टेजेस के हिसाब से देखी जाती हैं। तो चंद्र शनि एक विष योग होता है, इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी मैं युति जो जोड़ियां हैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं। चंद्रमा और सूर्य, अब ध्यान से इसको भी सुन लीजिए। हालांकि दोनों देव ग्रह माने जाते हैं चंद्रमा और सूर्य, लेकिन कुंडली के एक ही भाव में इकट्ठे हो जाए तो यह क्या बनता है, अमावस्या योग। अमावस का योग बन जाता है जब ये दोनों होते तो मित्र हैं, लेकिन जब एक ही भाव में आ जाते हैं तो चंद्रमा और सूर्य अमावस्या योग लगा देता है। तो ये बड़ा खराब माना जाता है। इसमें भी जन्म लेने वाले जो लोग हैं, अगर सही तरीके से अपनी कुंडली के एनालिसिस को समझकर
कलर थेरेपी को, जेम्स थेरेपी को, डोनेशन थेरेपी को ना समझ पाएं तो उनके लिए भी अमावस्या वाला दिन बड़ा भारी होता है और उन्हें पितरों से समस्या रहती है। पूर्वजों के जो कर्म का फल है वो भुगतना पड़ जाता है और यही चंद्रमा दूषित होकर भूत बाधा, प्रेत बाधा तक ले जाता है। बहुत सारे लोगों को ये अंदेशा रहता है कि हमारे ऊपर कोई ऊपरी किया कराया, काला इलम, ब्लैक मैजिक, किसी की तंत्र शक्ति चल रही है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, इसको आगे आगे बातें करते जाएंगे आपके साथ। तो चंद्रमा और सूर्य का जो अमावस्या योग है वो भी कोई शुभ योग नहीं होता, उसको भी बड़े ध्यान से टैकल करके ही ठीक किया जाता है। अब आइए एक युति और समझ लीजिए, पिता और पुत्र की युति है। अब आप कहेंगे बात तो चंद्रमा की चल रही है, पिता और पुत्र कौन हुए? क्योंकि अक्सर जब ज्योतिष की बात करते हैं तो हम तो यही कहते हैं कि सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं। सूर्य और शनि एक भाव में मिल जाएं तो पिता और पुत्र की बनती नहीं है, पितृदोष लग जाता है सूर्य और शनि के कारण। तो ये जो सूर्य और शनि तो पिता पुत्र हैं ही हैं, एक जोड़ी और भी है हमारे ग्रहों में, 9 ग्रहों में, वो है चंद्रमा और बुध की जोड़ी। अगर आप मत्स्य पुराण को या पद्म पुराण को या हमारे पुराणों की कथाओं को भी जरूर पढ़ते रहा कीजिए। अगर आप इन कथाओं की तरफ जाएंगे तो यहां पर चंद्रमा पिता है और बुध पुत्र है। चंद्रमा पिता है और बुध पुत्र है, लेकिन इनके बीच में भी सूर्य और शनि की तरह 36 का आंकड़ा होता है और इसलिए एक ही भाव में चंद्रमा और बुध मिल जाएं तो वो भी एक प्रकार का पितृदोष जैसा कार्य कर रहा होता है। हालांकि बदनाम ज्यादा सूर्य और शनि है। बहुत कम ज्योतिषी होंगे जो चंद्रमा और बुध को देखकर आपको बता सकते हो कि भाई आपकी कुंडली में ये जो परेशानियां आ रही हैं इस पितृदोष के कारण भी है। और यही मैंने देखा है कि ये जो चंद्रमा और बुध है दोनों ही हमारे मन और बुद्धि के, बुध बुद्धि भी है ना और चंद्रमा मन है, मन और बुद्धि के स्वामी है। अगर ये पीड़ित हो जाए राहु या केतु से तो जिन लोगों को मैंने फिट्स देखे हैं, खासकर जिनको मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, एक्लिप्सी हो जाती है, अधरंग हो जाता है, ये चंद्रमा और बुध अगर इसके ऊपर राहु केतु शनिचर जैसा कोई बैड इफेक्ट अपनी दृष्टि से या युति से डाल दे तो लोगों को मैंने अपंग, अधरंग, मिर्गी से ग्रस्त देखा है। तो कुल मिलाकर आप समझ लीजिए कि जब भी इंसान साइकेट्रिक के पास जाने की अवस्था में पहुंच जाता है, जिसको डिप्रेशन कहते हैं, कुंडली का चंद्रमा और बुध अवश्य देख लीजिएगा। और यह भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारा तो अपना एक अलग से अनुभव है, एक्सपर्टनेस है, तजर्बा है, कि जब तक इन ग्रहों की कलर थेरेपी को समझकर रेमेडीज नहीं होती, साइकेट्रिक की या मनोवैज्ञानिक की दवाइयां भी पूरा असर नहीं कर पाती। हमारे पास रोज ऐसे केस आते हैं। तो आप सबको ध्यान रखना चाहिए। ये चंद्रमा के नेगेटिव फैक्टर्स मैंने बताए हैं आपको। अब आइए चंद्रमा को कुछ फायदेमंद की तरफ ले जाते हैं। चंद्रमा बृहस्पति के साथ मिल जाए तो सबसे पावरफुल और सुंदर योग बनता है गज केसरी योग। चंद्रमा गुरु के साथ मिले तो ये होता है गज केसरी योग, जिसको ज्योतिष की दुनिया का सबसे उत्तम योग माना गया है। लेकिन बहुत सारे लोग कुंडली में गज केसरी योग लेकर भी मेरे पास आते हैं, कहते हैं पंडित जी बहुत सारे लोगों से सुना था, यूट्यूब से सुना, फेसबुक से सुना, जिन जिन लोगों की जन्म पत्रियां दिखाई उनसे सुना कि ये एक राजयोग है, लेकिन हमारी कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा का योग तो बना हुआ है पर हमें फीलिंग राजयोग वाली नहीं आती। तो इसके लिए देखना पड़ता है कि ये जो योग बनते हैं किस राशि में बनते हैं। क्या शत्रु राशि में तो नहीं चले गए? मान लीजिए ये चंद्रमा और बृहस्पति बुध की राशियों में हो, मिथुन में या कन्या में, तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि बुध और बृहस्पति की बनती नहीं है। चंद्रमा और बुध के बारे में मैंने अभी आपको बताया है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मिथुन या कन्या में गज केसरी योग बना हो वो बिल्कुल 0 फल देता है। देखो है ना निराशा की बात। अब यही गज केसरी योग शनि की राशियों में बना हो, मकर में या कुंभ में, तो भी ये 0 हो जाता है, क्योंकि मकर राशि में तो गुरु ग्रह जाते ही नीच हो जाते हैं, केवल दिखावे का योग रह जाता है। इसलिए ध्यान रखना पड़ता है भाई कि चंद्रमा और गुरु कहने को गज केसरी योग है, लेकिन उसकी जो विशेषताएं हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं, उसको समझना पड़ेगा।
कि कौन सी राशि में दोनों ग्रह प्रसन्न होते हैं, मजबूत होते हैं, और चाहे वो अपनी मित्र राशि में भी चले जाएं। मान लीजिए कर्क राशि में चले गए चंद्रमा और गुरु, जैसे भगवान राम की जन्म पत्री में है, तो वो तो गज केसरी योग बना, हमें दिखा भी। लेकिन आम हमारे जैसे इंसान की कुंडली में गज केसरी योग मान लीजिए सचमुच कर्क राशि में आ जाए, जहां पे मजबूत हो जाता है, उसके ऊपर भी अगर शनि की या राहु की या केतु की दृष्टि हो तो भी उसका फल शून्य हो जाता है। तो ये जो ज्योतिष है, बड़े ध्यान से, बड़े ही तेज और पैनी निगाह से कुंडली की तरफ देखना पड़ता है, तब जाकर हम सामने वाले को बताते हैं कि तुम्हारी कुंडली में यह शुभ योग है या अशुभ परेशानी देने वाला यह योग है। चंद्रमा के शुभ योगों में गुरु और चंद्रमा को गज केसरी योग कहते हैं। इसी तरह चंद्रमा और मंगल अगर मिल जाए उसे कहते हैं अचल महालक्ष्मी योग। यह कोई छोटा मोटा योग नहीं है। चंद्र और मंगल अगर अपनी स्वयं राशियों में आ गए, मान लीजिए कर्क राशि में ही आ जाए मंगल चंद्रमा, वृश्चिक राशि में आ जाए मंगल चंद्रमा, मेष राशि में आ जाए मंगल चंद्रमा, बृहस्पति की धनु और मीन में आ जाए, तो ये फिर फल देने लग जाते हैं। शर्त फिर वही है कि इनके ऊपर राहु केतु का साया, दृष्टि, युति नहीं होनी चाहिए। तो दो ये युतियां हैं जो शुभ हैं, इनमें कहते हैं चंद्रमा और मंगल का अचल लक्ष्मी योग, चंद्रमा और गुरु का गज केसरी योग। अब आइए, मैंने आपको बताया था चंद्रमा सूर्य एक घर में हो वो तो बन जाती है अमावस्या, लेकिन चंद्रमा सूर्य 1 से 7वें घर में आमने सामने हो तो वो बहुत बढ़िया योग बन जाता है। उसको कहते हैं पूर्णिमा योग। पूर्णमासी तभी लगती है जब चंद्रमा सूर्य आमने सामने हो, अमावस्या तभी लगती है जब चंद्रमा और सूर्य एक राशि में आ जाए। तो जो पूर्णमासी होती है, हमारे जितने भी आप जब भी किसी बड़े संत महात्मा गुरु का जन्मदिन आए, गुरु पूरब आए, तो आप उस दिन कुंडली जरूर देखा कीजिए कहां पे है चंद्रमा, और आप पाएंगे 90 से 95% जन्म पत्रियां उस दिन के गोचर की चंद्रमा और सूर्य आमने सामने मिलेंगे। पूर्णिमा, तो पूर्णिमा एक सुंदर योग बनता है। जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा और सूर्य आमने सामने होते हैं उनके लिए भी ये एक शुभ योग है। शर्त फिर यही है कि राहु और केतु अगर साथ आ गए तो ये बेड़ा गर्क कर देते हैं, इन शुभ योगों को जीरो कर देते हैं। अब आइए चंद्रमा और शुक्र की बात कीजिए। इसको ऐश्वर्य योग कहते हैं। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सुंदर योग है। बड़े ही हसमुख लोगों की कुंडलियों में होता है। शुक्र और चंद्रमा लगभग इनके तत्व जो हैं वो सेम है, इसलिए जब ये एक साथ मिल जाते हैं तो जो इंसान के चेहरे के ऊपर भाव होते हैं वो एकदम खुशनुमा से होते हैं, एकदम शांत से होते हैं, एकदम प्यारे से होते हैं। कई लोगों को देखकर हम कहते हैं ना कि इसके चेहरे के ऊपर कोई आकर्षण है। तो ये चंद्रमा और शुक्र ऐश्वर्य योग पैदा करते हैं। और अगर ये अशुद्ध रूप में हो जाए, अशुद्ध मतलब राहु केतु या शनि के प्रभाव में आ जाए, शत्रु के प्रभाव में आ जाए, या अशुभ भावों में चले जाए, 6ठे घर में या 8वें घर में, तो भाई समझ लीजिए कि जितना इसका नाम है ऐश्वर्य योग, मिलता क्या है हमें? दरिद्रता। बात समझ लीजिए, सीधा राजयोग जब भी टूटते हैं सीधा 0 पे चले जाते हैं। तो ये खेल खराब हो जाता है नेगेटिविटी से। हालांकि गज केसरी एक बढ़िया योग है, चंद्र मंगल का अचल लक्ष्मी एक बढ़िया योग है, चंद्रमा और सूर्य आमने सामने हो जाए तो पूर्णिमा का एक सुंदर योग है। चंद्रमा और शुक्र अगर मिल जाए तो इंसान धनी, अमीर, रिच, सुंदर, उसकी चेहरे की भाव भंगिमाएं होती हैं, आकर्षण करने वाली होती हैं। बहुत बढ़िया योग है। अगर यही पूर्णिमा योग, केसरी योग, लक्ष्मी योग राहु केतु के पंजे में फंस जाए तो बिल्कुल शून्य हो जाता है। ये हम सबको, जब भी हमें अपनी जन्मपत्री सेल्फ एनालिसिस करनी है, सेल्फ मतलब सबको शौक होता है अपनी जन्मपत्री पढ़ने का, सेल्फ एनालिसिस किया कीजिए, आपको घर बैठकर ही समझ आनी चाहिए। इसीलिए मेरा ये प्रयास रहता है कि हर बृहस्पतिवार आपके साथ कोई ना कोई ग्रह की जानकारियां पूरी की पूरी साझी कर दूं। कोई बात मैं छुपा के नहीं रखता। मुझे आज 20 साल हो गए हैं मीडिया के माध्यम से आपके साथ जुड़े हुए। तो ये चंद्रमा मंगल अचल लक्ष्मी योग, चंद्रमा गुरु गज केसरी योग, चंद्रमा शुक्र बहुत शानदार ऐश्वर्य योग, चंद्रमा सूर्य एक के सामने 7वें घर में पूर्णिमा योग, ये बड़े ही बढ़िया योग हैं। दूसरी तरफ चंद्रमा राहु, चंद्रमा केतु, ये बड़े बेकार योग हैं। चंद्रमा शनि का विष योग, ये बड़ा बेकार योग है। चंद्रमा और बुध का मिलना बड़ा ही खराब होता है, मानसिक रूप से अशांत कर देता है। और
चंद्रमा और सूर्य का मिलना अमावस्या योग होता है, ये भी बड़ा बेकार योग होता है। जिनकी कुंडलियों में ये बेकार वाले योग होते हैं उनके लिए महीने में 3-4 बार 2-2 दिन ऐसे आते हैं कि वो परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब 30 डेज में चंद्रमा ने घूमना है, दो सवा 2 दिन, जब भी वो नीच राशि में जाएगा तब परेशान करेगा आप लोगों को, जब भी वो चंद्र केतु के साथ मिलेगा तब परेशान करेगा, जब भी चंद्र राहु के साथ जाएगा परेशान करेगा, जब भी चंद्रमा शनि के साथ जाएगा परेशान करेगा। चंद्रमा गोचर में भी जब मंगल के साथ जाता है तो अचल लक्ष्मी योग बना देता है। उस दिन कोई ना कोई फायदा होता है क्योंकि चंद्र मंगल अचल लक्ष्मी योग हो जाता है। चंद्रमा गोचर में भी जब गुरु के साथ शुभ हो जाए तो वो बढ़िया फल दे सकता है, लेकिन इस समय नहीं दे सकता क्योंकि इस समय गुरु आप ही राहु के साथ है। मान लीजिए चंद्रमा इस समय मेष राशि में आ जाए जहां पर गुरु ग्रह है, तो हम ये कह पाएंगे कि क्या ये गज केसरी योग है, गुरु चंद्रमा मिल गए हैं? नहीं कह पाएंगे क्योंकि मेष राशि में राहु भी है। उल्टा राहु के कारण चंद्रमा के तत्व और गुरु के तत्व दोनों खराब हो जाते हैं। तो ये चीजें आप सबको सीख लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। चाहे आप सेल्फ एनालिसिस करें, चाहे आप किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से पूछें, तो आप जब स्वयं जानकारियां रखते होंगे तो आपको गुमराह करना सामने वाले के लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप जब उसकी बात के ऊपर बात रखेंगे अपनी, तो उनको पता चल जाएगा कि ये भाई या तो ये पंडित राजन शर्मा का लाइव सुनता होगा, उसके यूट्यूब को खोल खोल के देखता होगा। तो आप लोग सीखिए ताकि आपको कोई ट्रैक से उतार ना सके। जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में ग्रहों की चाल की, हमारी जन्म पत्रिका की, उसकी दशा अंतरदशा की जितनी ज्यादा जरूरत है उतनी ही हमें जानकारी भी जरूरी चाहिए। हमें अपनी इन जानकारियों को भी सीख लेना चाहिए कि हमें कोई भी मिसगाइड ना कर सके, ना रेमेडीज के मामले में और ना ही जन्म पत्रिका की प्रेडिक्शन के मामले में। तो इसको अगर आपने समझ लिया, सीख लिया, तो समझ लीजिए आप अपनी ही लाइफ को मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। ये ज्योतिष शास्त्र में इतनी शक्ति है। अब चंद्रमा की जो बात शुरू की है, मैंने आपको बताया कि 70% जल है हमारे शरीर में, 70% जल है इस धरती के ऊपर, और यही आकर्षण शक्ति है ब्रह्मांड में घूमते हुए चांद में भी। अब तो हमारा चंद्रयान वहां पहुंच गया है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये जो घूमते हुए पिंड है ब्रह्मांड में, जुपिटर है, सैटर्न है, मून है, सन है, या हमारी जो धरती है, ये हमारे जो शास्त्रों में देवता लिखे गए हैं, चंद्रदेव, मंगलदेव, सूर्यदेव, ये वो नहीं है। पहले तो ये समझ लीजिए। ये जो आकाश में घूमते हुए पिंड हैं, गोले हैं, ये हमारी कथाओं के जो पात्र हैं, ये वो नहीं है। ये उनकी शक्तियों को, जो मान लीजिए मंगल की शक्ति है, उसको मार्स में भेजा गया है केवल उसकी चाल को स्टडी करने के लिए। चंद्रदेव हैं, चंद्र देवता हैं, उनकी 27 पत्नियां हैं। जो हमारे ये 27 नक्षत्र हैं, वो सचमुच चंद्रमा एक अलग से देवता हैं, उनकी 27 पत्नियां हैं। उनमें सबसे प्रिय रोहिणी है, जहां पे जाके चंद्रमा उच्च हो जाते हैं। तो वो हमारी जो कथा है, मान लीजिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उसको आप सूर्य के साथ अटैच कर दीजिए, तो आप उनका जब भी हमने प्लानिंग करनी होगी कि 30 दिन बाद सूर्य इस राशि में, तो प्राइम मिनिस्टर अमेरिका होंगे, फिर 30 दिन बाद कनाडा होंगे, फिर 30 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया होंगे, 30 दिन बाद तंजानिया होंगे, ऐसे। तो हमें सूर्य की गणना को देखकर प्राइम मिनिस्टर के प्लान और प्रोग्राम्स पता चल जाते हैं, और किस देश में जाकर वो मित्र देश में है तो उच्च हो गए तो वो मजबूत हो जाएंगे, किस देश में जाएंगे वो थोड़ा एंटी मान लीजिए कनाडा चले जाएं तो हम कहेंगे वो नीच हो जाएंगे। समझ गए? ये जो पिंड है केवल गति नापने की एक क्षमता है हमारे पास। हमारे जो देव हैं उनका लोक उससे भी ऊपर है, कभी इसके ऊपर भी बात करेंगे, तो इसको आप समझ लीजिए। अब चंद्रमा जो है, वो जो पिंड है, वो हमारे शरीर के जल को भी ऊपर की तरफ आकर्षित करता है और धरती के जल को भी ऊपर की तरफ आकर्षित करता है। कब करता है? पूर्णमासी के दिन।
जिस दिन हाई टाइड्स आती हैं, जिसको ज्वार भाटा कहा गया है। इसलिए जिन कुंडलियों में चंद्रमा राहु केतु या शनि से पीड़ित हो, चंद्रमा छठे घर में हो या आठवें घर में हो, उन कुंडलियों में अगर नेगेटिव दशा भी चल रही हो अगर, तो पूर्णिमा के दिन उनके अंदर भी बहुत बड़ा उबाल उठता है, उनके अंदर भी परेशानी उठती है, क्योंकि चंद्रमा खींचता है अपनी तरफ ऊपर। तो ये बहुत सीखने वाली बातें हैं। फुल मून उन लोगों को परेशान कर सकता है जिनकी कुंडलियों का चंद्रमा नीच होता है। और अब देखिए और कितनी बड़ी अच्छी बात हो गई कि चंद्रमा की जो 27 नक्षत्र हैं, जो 27 पत्नियां हैं, उनमें हमारे पास एक ऐसी कथा है कि चंद्रमा को ये घटने और बढ़ने का श्राप दिया था दक्ष ने, जो चंद्रमा के ससुर माने जाते हैं हमारी पुराणों की कथा के अनुसार। क्योंकि चंद्रमा दक्ष की लगभग सभी पत्नियों के बेटियों के पति माने गए हैं हमारी कथा के अनुसार, 27 पत्नियों के। लेकिन वो रोहिणी के साथ अधिक समय व्यतीत करते थे, जो उनकी प्रिय पत्नी मानी जाती है, या आज भी जब हम उन्हें ज्योतिष में उनका प्रिय नक्षत्र कह देते हैं जहां पे उच्च हो जाते हैं। तो बाकी बेटियों ने नाराज होकर अपने पिता को यह कहा कि भाई ये हमारे साथ इसका समय व्यतीत करने का कोई प्लानिंग है ही नहीं है। तो दक्ष ने फिर उन्हें एक श्राप के रूप में ये कहा था कि तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा। क्षय रोग का मतलब ये होता है कि तुम धीरे 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 घटोगे या बढ़ोगे। अब जब चंद्रमा घट रहे होते हैं, 15 दिन का वो पखवाड़ा मानते हैं उसको, वो बिल्कुल 9 मुंडे हो जाता है, अमावस्या तक चले जाते हैं। और फिर वो धीरे धीरे बढ़ते हैं तो वो 15 दिन बाद पूर्णमासी में फुल मुंडे में चले जाते हैं। अब ये जो घटना और बढ़ना है, यही है हर पत्नी के पास जाना, यानी कि हर 2.25 दिन बाद नक्षत्र बदल जाना। इसको आप समझ लीजिए। चंद्रयान की बात मैंने इसलिए छेड़ी है कि यही घटना और बढ़ना 2 पक्ष पैदा करता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में आदि काल से लिखा हुआ है महर्षि पराशर से कि चंद्रमा 15 दिन अंधेर पक्ष में रहता है और 15 दिन कृष्ण पक्ष में रहता है। और आज इसरो के वैज्ञानिकों ने उसके ऊपर अपनी वैज्ञानिक मोहर लगाई है। हालांकि मोहर तो हमारी वैदिक है, हमारी वैदिक मोहर तो रहेगी हमेशा। ये लोग अब उसको जब आंखों से देख लेते हैं फिर सच मानते हैं। और इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा है कि सचमुच हमारा जो चंद्रयान है 15 दिन के लिए सो जाएगा, और 15 दिन बाद अगर उसमें एनर्जी रही, जो उसकी जो प्लेट्स हैं चार्ज होती हैं सनलाइट से, तो वो वर्किंग में आएगा। तो ये सिद्ध हो गया कि जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, अंधेर पक्ष और चानन पक्ष है, वो चंद्रमा की इन घटने और बढ़ने की कलाओं से बनता है, और वो विज्ञान को भी नजर आ गया है। तो ये है ज्योतिष की शक्ति। ज्वार भाटा के दिन पूर्णिमा की रात्रि जो ज्वार भाटा होता है, वो साइंस में भी यही लिखा हुआ है। मौसम विज्ञान को जब आप सुनेंगे तो पूर्णिमा और उससे अगले 4-5 दिन, जब तक चंद्रमा अष्टमी तक नहीं चला जाता, तब तक मौसम विज्ञान वाले यही कहते रहते हैं कि समुद्र में मछुआरे अंदर तक ना जाएं, क्योंकि हाई टाइड आएगी तो उनकी नाव डूब सकती है, उनके जीवन को खतरा हो सकता है। तो यही तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में सदियों से लिखा हुआ है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांड, कि जो ब्रह्मांड में शक्तियां विचर रही हैं उसी के अंश हम लोग हैं। अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, 5 तत्वों से हम बने हैं। 3 तत्व हमें एक्स्ट्रा दिए हैं भगवान ने, मन, बुद्धि, अहंकार, कि हम सेल्फ ड्राइव भी है। हमारे जो शरीर जो है वो तो बना दिया उसने 5 तत्वों के साथ, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। लेकिन साथ में हमें क्या दिया? मन, बुद्धि और अहंकार। किस लिए दिया? कि हम सेल्फ ड्राइव हो जाएं, अपने कर्मा खुद करें। अब ये बात ज्योतिष से निकलकर अध्यात्म की तरफ चली जाएगी, और चलिए इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। मन, बुद्धि, अहंकार क्यों दे दिया हमें? मन, बुद्धि, अहंकार इसलिए दिया कि हम अपने मन को साध लें, बुद्धि का सही तरीके से प्रयोग करें, और अहंकार का त्याग करके जब हम इस जन्म के कर्म करेंगे तो पूर्व जन्मों के श्रापों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि जो हमारी जन्म पत्रिका होती है ये हमारे ही कर्मों का एक लेखा जोखा होती है, पिछले जन्मों का, पूर्व जन्मों का ये लेखा जोखा हमारी जन्म पत्रिका है।
कि हम पूर्व पिछले जन्म में अगर किसी मित्र को, दोस्त को धोखा देते हैं, इस जन्म में मंगल नीच आएगा या अंगारक दोष में आएगा। हम पिछले जन्म में अगर जीवन साथी के साथ किसी तरह का धोखा करते हैं, इस जन्म में सप्तम भाव और शुक्र का खराब आएगा। हम पूर्व जन्म में अगर अपने पितरों को, माता पिता को सताते हैं, इस जन्म में सूर्य और चंद्रमा नीच आएंगे। ये हमारे पिछले कर्मों का हमारा बैलेंस शीट हमारी जन्म पत्रिका में आता है, ये समझ लीजिए। अब चंद्रमा का टॉपिक पीछे रह गया। इसलिए पंच तत्व का तो ये बना हुआ है ये मानव, लेकिन प्रभु ने हमें मन, बुद्धि, अहंकार इसलिए दिया है कि हम सेल्फ ड्राइव हो जाएं, अपनी कुंडली को किसी विशेषज्ञ से, किसी एक्सपर्ट से समझ लें और उसमें क्या क्या परहेज हैं वो जान लें कि कौन सा पितृदोष लेके अभी हम बैठे हैं जो हमें मुक्ति नहीं मिल पा रही। और ये सेकंड लास्ट बर्थ माना जाता है। बड़े भाग मानव तन पाया, ये लिखा है तुलसी बाबा ने, बड़े भाग मानव तन पाया, कि देवी देवता भी तरसते हैं कि एक बार मानव तन में आ जाए, कि हम सेल्फ ड्राइव हो जाए, हमें अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश के साथ मन, बुद्धि, अहंकार भी मिल जाए, तो हम अपने मन को साध लें, बुद्धि का प्रयोग करें और अहंकार का त्याग करें, तो ही हमें मोक्ष और मुक्ति मिलती है। देवता भी तरसते हैं मानव तन में आने को। इसलिए भगवान विष्णु ने मानव चोले में भी भगवान कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, वामन के रूप में आए हैं और हमें अपनी लीला के माध्यम से ये शिक्षाएं दी हैं। तो ये मन, बुद्धि, अहंकार को कंट्रोल करना ही तो साधना है, तप है। यही तो आज एक नया शब्द हम लेकर बैठ गए, मेडिटेशन। ये भी नया शब्द गढ़ लिया है ना हमने, अंग्रेजी का शब्द। ये तो सदियों से लिखा हुआ है, तप करना, व्रत करना, जाप करना, साधना करना और मुक्ति की तरफ जाना। इसीलिए मैं हमेशा जब भी आपके साथ रेमेडीज साझी करता हूं तो त्रिकोण की रेमेडी साझी करता हूं, लगन, पंचम, नवम की, जो मुक्ति की तरफ ले जाती है। हालांकि जो हमारी जरूरतें होती हैं, जो लोग हमें आकर मांगते हैं हमसे, एस्ट्रोलॉजर से, वो लगन, पंचम, नवम नहीं मांगते, वो माया मांगते हैं। माया, तीसरा घर, सातवां घर और 11वां घर मांगते हैं, उल्टी त्रिकोण जो होती है। तीसरा घर क्या होता है? पराक्रम, वही अहंकार। सातवां घर क्या है? वही वासना, जिसको पति या पत्नी का घर कहा गया। और 11वां घर क्या है? लाभ, यश, इनकम प्राप्त हो जाए, मुझे मिल जाए, मेरा हो जाए, यहां से मिल जाए, वहां से मिल जाए, वो 11वां घर होता है। तो ये जो खेल है लगन, पंचम, नवम का और 3, 7, 11 का, इसी को तो मैं अलग अलग करने का प्रयास करता रहता हूं। मैं हमेशा आपको भेजता हूं लगन, पंचम और नवम में, ताकि जो हमारा जो मन, बुद्धि, अहंकार है ना, वो दुख सहते हुए, कष्ट सहते हुए, परेशानियां सहते हुए, घाटे सहते हुए हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्मों को काट देगा। अगर आप 3, 7, 11 को स्ट्रॉन्ग कर लें, मान लीजिए ये एक एक्सपेरिमेंटल रेमेडीज है, मैं आपको त्रिकोण देता हूं, लगन, पंचम, नवम के कलर पहनिए, उसी के रतन पहनिए, उसको आप छोड़ दीजिए। अब आपकी तो डिमांड होती है मुझे पैसा मिले, यहां से मिले, वहां से मिले, मुझे सुंदर पति मिले, पत्नी मिले, या मेरे अंदर बड़ी शक्ति हो, दुनिया में बोलबाला हो, तो वो होता है तीसरा, 7वां और 11वां घर। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं एक आपको एक्सपेरिमेंटल बात बता रहा हूं। आप मेरी तरह लगन, पंचम, नवम उतार दीजिए, तीसरे, 7वें, 11वें के 3 स्टोन जोड़ के गले में पहन लीजिए, आप जो चाहेंगे आपको मिलना शुरू हो जाएगा, जो चाहेंगे। लेकिन अंत होगा दुर्योधन जैसा, अंत होगा रावण जैसा, बहुत खराब अंत होता है फिर, कि सब मेरा हो जाए, सब मेरे काबू में आ जाए, इतनी मैंने अपने इसके ऊपर भी काबू कर लिया, उसके ऊपर भी, इसका भी अपहरण कर लिया, सीता का भी हरण कर लिया, मेरे से बड़ा कोई पराक्रमी नहीं है। वो तीसरा, 7वां और 11वां घर होता है। मांगने अब वही आते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, मांगने तो वही आते हैं, लेकिन जो वैदिक ज्योतिषी होगा वो आपको सही दिशा में, सही राह में, सही ज्ञान देकर भेजता है। उसको कहते हैं धर्म के त्रिकोण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लगन, पंचम, नवम। तो ये एक अलग सा विषय है, चंद्रमा से हटके है, लेकिन इसके ऊपर लंबी बात फिर करेंगे, क्योंकि मैंने सामने चंद्रमा का टॉपिक लिखा हुआ है अपने। तो मैं आपको ये बता रहा था चंद्रमा के विषय में। चंद्रमा की बात करें ना, अब आपको मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन, लगन तक चंद्रमा किस भाव का स्वामी होता है। तो मैं थोड़ा सा पॉज भी ले लेता हूं टॉपिक चेंज करने से पहले। कविता महाजन जी ने लिखा है, आपका धर्म और देश के प्रति प्रेम को कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत शुक्रिया कविता जी। अंजू जोशी जी नमस्कार। विजय शर्मा जी ने लिखा वेरी गुड टॉपिक।
और राजीव शर्मा जी राम राम, सलगोत्रा शिवानी जी राधे राधे, सीमा मेहरा जी ने लिखा यू आर ए गुड एस्ट्रोलॉजर, धन्यवाद। साजन भार्गव जी ने मेरा मोबाइल नंबर साझा किया है। हाँ, कई लोग इसमें अपनी पर्सनल जन्म पत्रिकाएं और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालते रहते हैं, तो मैं उनको समझाता भी रहता हूँ कि आप पर्सनल जो जानकारियाँ चाहते हैं ना वो पर्सनल ही रखें, व्हाट्सएप में जाएं, लाइव में ना रखें। तो बहुत से लोग फिर भी लिखते रहते हैं। मनविंदर सिंह लखी जी ने जैसे लिखा है, तो आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। ललित निश्चल जी ने पूछा था चंद्र केतु के उपाय बताएं। चलिए, ये अगर उपाय तक पहुंचा तो मैं जरूर बताऊंगा। और कटौरा पीजेएस ने लिखा मंगल कब हाउस चेंज करेंगे। ये मैंने सब बता दिया है, आप इसको शेयर कर लो, और जब आप शेयर कर लोगे दोबारा सुनिएगा। मंगल का मैंने अगले साल तक का गोचर बता दिया। कृष्ण भटनागर जी स्वागत है। नेहा जैन ने लिखा माई डॉटर हैड चंद्रमा इन द 4th हाउस एंड सूर्य इन द 10th हाउस। ये बहुत अच्छा होता है, चंद्रमा 4थे और सूर्य 10वें। बच्चे की कुंडली में बढ़िया योग है अगर राहु केतु शनि का साथ ना हो, अदरवाइज ये भी खराब हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया किस प्रकार राजयोग जब टूटते हैं तो बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। चलिए, फिर भी अब मैं देखता रहता हूँ, अब लिख देते हैं अपनी बातें, है ना। मेरी बेटी का चंद्रमा यहाँ है चलिए, लिखना नहीं चाहिए। विशाल जी जय श्री राम। प्रदीप सदी जी ने क्या चंद्रयान 3 रिएक्टिव हो जाएगा मून पर। ये तो पता चलेगा कि उन्होंने जो रिचार्ज प्लेट्स हैं या उनकी जो बैटरी है उसकी कितनी शक्ति है, उससे पता चलेगा, ये यहां से नहीं पता चलेगा। सो दोस्तों, चंद्रमा के विषय पे बात कर रहे हैं। चंद्रमा वृष राशि में उच्च होता है 2nd नंबर में। 2 नंबर राशि में चंद्रमा बहुत ज्यादा बलवान और शानदार फल देने लग जाता है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच भी होता है, यह भी समझना पड़ेगा। 8 नंबर राशि में अकेला चंद्रमा हो तो वो नीच का फल दे देता है। अगर 8 नंबर राशि में चंद्रमा हो और उसका कोई मित्र साथ आकर मिल जाए तो वो फिर से बलवान हो जाता है। अकेला चंद्रमा वृश्चिक में नीच होता है, किसी मित्र के साथ वो नीच नहीं होता, यह भी ध्यान रख लीजिए। हाँ, चंद्रमा को एक और दोष लगता है, केमद्रुम। केमद्रुम का मतलब होता है कि चंद्रमा के साथ भी कोई ना हो, चंद्रमा के पिछले भाव में भी कोई ना हो, चंद्रमा के अगले भाव में भी कोई ना हो, उसे केमद्रुम दोष कहते हैं। और जिनकी कुंडलियों में केमद्रुम दोष होता है, ध्यान से सुन लीजिए, इसे निर्धनता, गरीबी, फटेहाल, भुखमरी का योग कहा गया है। और मैंने इसका एक्सपेरिमेंट भी किया बहुत सारे लोगों के ऊपर, लेकिन मैंने जो पाया मैं अपनी बात साझी कर देता हूं, बाकियों की मुझे पता नहीं है। केमद्रुम योग हो अगर कुंडली में, कि चंद्रमा के साथ भी कोई ग्रह ना हो, अगले भाव में भी कोई ना हो, पिछले में भी कोई ना हो, और चंद्रमा की 10 साल की महादशा अगर लगभग 40 साल की आयु के बाद आ गई, मतलब 40 से 50 तक, 45 से 55 तक, 50 से 60 तक, तो वो फिर इंसान की अंतिम स्थिति ही होती है। और धीरे 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 आदमी निर्धनता में, गरीबी में, बीमारी में, बिना रोटी, बिना पानी, बिना दवाई के, कई कुंडलियां मैंने देखी हैं ऐसी। मेरा अपना अनुभव है इसलिए साझा कर रहा हूं, आप लोग भी इसके ऊपर रिसर्च किया कीजिए। हाँ, यही केमद्रुम दोष अगर यंग एज में या बचपन में आ जाए तो उसका मैंने कोई प्रभाव नहीं देखा, उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मान लीजिए किसी के बचपन में आ गया है 18 साल से पहले पहले केमद्रुम, तो जब तक वो खुद कमाई नहीं कर रहा, उसके पिता की कमाई से वो पल जाता है, माता के ग्रहों के, पिता के ग्रहों के साथ उसको शक्ति मिल जाती है। वहां केमद्रुम योग का केवल इतना सा असर होगा, उसको अकेलापन पसंद होता है बचपन में अगर आ जाए। यही केमद्रुम योग अगर यंग एज में आ जाए, है ना, 20 से लेकर 30 साल वाली एज में आ जाए, 25 से लेकर 35 साल वाली एज में आ जाए, तब भी वहां कोई घबराने की जरूरत नहीं होती। तब भी वो एकांतवासी होता है, उसको एकांत सा पसंद होता है, लेकिन अपनी बाकी जीवन की काम को वो सफलता से कर लेता है। लेकिन केमद्रुम योग अगर लगभग 40 साल के बाद, 45 साल के बाद, 50 साल के बाद 10 साल की चंद्रमा की दशा आ गई और कुंडली में किसी के केमद्रुम योग देख लीजिए, तो वो काफी बुरी हालत में उसका अंत होता है। ये मेरा तजर्बा है, मैंने सैकड़ों कुंडलियों में ये देखा है। तो इसके ऊपर आप लोग भी रिसर्च किया कीजिए। और अगर कुछ ऐसा मिल जाए अपने कुंडलियों में, अपने घर में, बच्चों की कुंडलियों में किसी, तो उसके बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे उपाय होते हैं चंद्रमा को ठीक करने के, सेट करने के, मजबूत करने के। वो हमें पहले ही कर लेने चाहिए, नहीं तो ये केमद्रुम योग ऐसा दुर्योग है, अगर जाती हुई उम्र में आ जाए
तो इंसान को कफन भी नसीब नहीं होता। बहुत कुंडलियां हैं मेरे पास ऐसी, दवाइयां नहीं नसीब होती, खाना नहीं नसीब होता, बेचारा भीख मंगा तक बन गया। ऐसे ऐसी कुंडलियां हैं मेरे पास। तो ये उसको ठीक करने के उपाय होते हैं, लेकिन हमारे पास जब कुंडलियां आती हैं तो चिड़िया खेत चुक चुकी होती है। तो आप लोग इसका ध्यान रखें। इसीलिए ज्योतिष को सीखने का यही फायदा है कि इधर बच्चा पैदा हुआ, अभी दुनिया में देखिए बच्चा पैदा हुआ, डॉक्टर ने या नर्स ने आकर बताया कि बिटिया या बेटा पैदा हुआ इतने बजकर इतने मिनट में, उधर उसकी कुंडली बन गई। सबसे पहले बता देंगे कि गंडमूल है तो नहीं, क्योंकि वो भी पितरों का दोष होता है। खुद पे भारी, नानकों पे भारी, दादकों पे भारी, मामा पे भारी, पिता पे भारी, वो हमारे ये गंडमूल नक्षत्र बताते हैं। बच्चा पैदा होते ही, आजकल जो बच्चे पैदा, मान लो जो आज बच्चे पैदा हुए होंगे, नीच चंद्रमा वाले पैदा हो गए, गुरु राहु चंडाल दोष वाले पैदा हो गए, वक्री शनि वाले पैदा हो गए आज। तो आज से ही अगर माँ बाप अगर ये सोच रहे हैं कि इस बच्चे को परेशानी, असफलता नहीं देखने देना, तो एस्ट्रोलॉजर से कलर थेरेपी समझ लें। आज से ही दुनिया जीत सकते हैं, दुनिया। यही चक्रवर्ती सम्राट करते थे, अपने साथ एक राज ज्योतिषी रखते थे। यही आचार्य चाणक्य ने किया, 3 पीढ़ियों से भारत के ऊपर शासन करवा दिया था, 3 पीढ़ियों से। ऐसे ब्राह्मण, ऐसे पंडित, ऐसे महान ज्योतिषी थे वो आचार्य चाणक्य। 3 पीढ़ियां, चंद्रगुप्त, अशोक और बिंदुसार, केवल कुंडली के बल पे उन्होंने कमाल कर दिया था। तो ये खेल है इस ज्योतिष का। इसको जिसने जान लिया, समझ लिया, वो भी अपनी कुंडली के जो नेगेटिव योग होते हैं उनको कुछ ठीक करे। 0 से है अगर तो 25-30% तक ले आए, 50-100 तक तो नहीं जाएगा, क्योंकि वो भगवान ने लिख के भेजा है। कुछ तो ठीक कर सकता है ना। तो ये ज्योतिष है। तो मित्रों, चंद्रमा के बारे में मैंने आपको थोड़ी बहुत जानकारी दी है। चंद्रमा के नेगेटिव योग बताए हैं आपको। राहु केतु शनि के साथ मिला हुआ चंद्रमा कैसे परेशानी पैदा करता है, सुसाइडल टेंडेंसी चंद्रमा पैदा करता है, मिर्गी के दौरे चंद्रमा देता है, मानसिक अशांतियां चंद्रमा देता है। लेकिन वही चंद्रमा प्रसन्नता देता है, खुशी देता है, ऐश्वर्य देता है, रिचनेस देता है, शुक्र के साथ मिलकर, गुरु के साथ मिलकर, मंगल के साथ मिलकर। तो ये आप अपनी अपनी कुंडलियों में देखिए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए, याद करवाइए। आइए अब आपको बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात बताता हूं कि हमारे मेष से लेकर मीन लगन तक चंद्रमा का महत्व क्या है। क्योंकि ये तो जनरल बातें बताइए ना, अब आपको अपनी अपनी कुंडली में चंद्रमा की वैल्यू क्या है ये समझ आ जाएगी। तो आप चंद्रमा को और भी बढ़िया तरीके से फिर उपाय के माध्यम से साधने की, उसको कंट्रोल करके अपने आप को स्ट्रांग करने की चेष्टा करेंगे उपाय के माध्यम से। तो ये अब आप समझिए कि मेष से लेकर मीन लगन तक चंद्रमा का क्या महत्व है। सबसे पहले मेष लगन की बात करेंगे। अब इस कैलकुलेशन को आप समझते जाइएगा। मेष लगन होता है 1 नंबर और चंद्रमा की राशि है कर्क राशि 4 नंबर। अब यही अगर मान लीजिए आप मेष लगन है, अब यह भूल जाइए चंद्रमा कहां पे आपका, आप ये जान लीजिए चंद्रमा किस भाव का स्वामी है। सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। मेष लगन की कुंडली हो तो 4 नंबर लिखा होगा सीधा सीधा चौथे घर में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेष लगन वालों के लिए चंद्रमा चौथे भाव का स्वामी है। 4th लॉर्ड कहते हैं इसको, चतुर्थेश कहते हैं। अब चतुर्थ भाव सुख स्थान माना गया है, हाउस ऑफ लग्जरीज, माता का सुख, भूमि का सुख, भवन का सुख, वाहन का सुख, जनता का सुख। जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन हो, सोशल वर्कर हो, उसकी कुंडली में चंद्रमा बहुत बड़ा रोल अदा करता है अगर उसका मेष लगन हो, क्योंकि जनता चौथा भाव होती है। तो मेष लगन वालों के लिए माता, भूमि, भवन, वाहन, खुशी, ऐश्वर्य, लग्जरीज और जनता का सुख देने वाला चंद्रमा है। अब इसको आप देखिए कहां चला गया कुंडली में आपके। अगर ये 6, 8वें या 12वें घर में चला गया तो भूमि, भवन, वाहन का सुख बहुत कमजोर होता है। जनता के बीच में जाकर वाहोवाही की बजाय जमानत जब्त हो जाती है ऐसे नेताओं की जिनको ये पता ना हो। इलेक्शन का दौर आ रहा है, सभी नेता समझ जाए कि चौथे घर की शक्ति सूर्य से भी बड़ी होती है, क्योंकि सूर्य तो राज दरबार का ग्रह है। 10वां घर राज दरबार होता है। राज दरबार तक अगर पहुंचना है तो चौथा घर है लोकतंत्र में, जनता का घर। तो ये भी समझना पड़ेगा। तो अगर यही मेष लगन का चंद्रमा 6ठे घर में चले जाए तो रोग, शत्रु, कर्जा, माता के साथ, भूमि, भवन, वाहन के साथ जुड़ जाता है।
अष्टम में चला जाए तो माता का सुख जल्दी उसका खत्म हो जाता है, क्योंकि अष्टम स्थान को मृत्यु स्थान कहा गया है। 12वें में चला जाए तो माँ भी छोड़कर चली जाती है विदेश। बहुत सारी कुंडलियां हैं जिसमें कभी कभी 2-2 शादियां हो जाती हैं, बच्चे कहीं रह जाते हैं, माँ कहीं चली जाती है। तो ये 6, 8, 12 में अगर मेष लगन का चंद्रमा चला जाए तो वो सुख को कमजोर करता है। यही चंद्रमा अगर वृष राशि में उच्च हो जाए तो बहुत शानदार, कामयाब और सुखी कर देता है। शर्त वही रहेगी, राहु केतु शनि के साथ उसका कोई मेल नहीं होना चाहिए। तो याद रखिए, चंद्रमा मेष लगन के लिए सुख स्थान का स्वामी है। अब आइए वृष लगन की बात करते हैं। वृष लगन वालों के लिए यही चंद्रमा तीसरे भाव के स्वामी है, जिसको पराक्रम स्थान कहते हैं। हाउस ऑफ एनर्जी, हाउस ऑफ डिसीजन। भाई बहनों का यही घर माना गया है, दोस्तों मित्रों का यही घर माना गया है, पड़ोसियों का भी यही घर माना गया, तीसरा घर। तो तीसरे घर का स्वामी होता है चंद्रमा आपका। मैं ये नहीं बता रहा किस घर में बैठा हुआ है चंद्रमा, मैं आपको मूल तत्व बता रहा हूं कुंडली का। अब ये तीसरे घर का स्वामी अगर 6, 8, 12 में चला गया तो दोस्तों मित्रों भाइयों बंधुओं से धोखे मिलते हैं। डिप्रेशन में जाते हैं वो लोग जिनका एनर्जी का पराक्रम का ग्रह 6 या 8वें घर में हो। शत्रु के साथ बैठा हो तो पड़ोसियों के साथ ही उसका झगड़ा होता रहता है, जिसका 3rd लॉर्ड चंद्रमा खराब हो। ये वैल्यू है चंद्रमा की। अगर यही उच्च राशि में हो, यही मित्र भाव में हो, मित्र राशि में हो, तो समझ लीजिए आपके इतने दोस्त होंगे, इतने भाई बंधु होंगे, इतने मित्र होंगे, पड़ोसी भी जान छिड़कने वाले होंगे, और आपकी एक आवाज के ऊपर हजारों की भीड़ इकट्ठी हो सकती है। तीसरे घर का चंद्रमा लॉर्ड होता है वृष लगन वालों के लिए। तो आप अगर कोई समाज सुधारक बने, कोई पॉलिटिशियन बने, कोई आर्टिस्ट बने, कोई सिंगर बने, कोई गायक बने, कोई एक्टर बने, और आपका तीसरा घर जो आपके मित्र बंधु दोस्तों का है अगर बढ़िया हुआ, तो फिर आपको पीआर करने की जरूरत नहीं होती। लोग माउथ टू माउथ पब्लिसिटी कर देते हैं, उसके पास जाओ वो बंदा बढ़िया है, उसके पास जाओ उसको मैंने देखा, उससे मैंने मिला, उसने ये ठीक कर दिया। तो ये तीसरे घर का खेल है जिनकी लोग भी प्रशंसा करते हैं, उनके भाई बंधु मित्र साथी सखा। तो ये होता है डिसीजन का घर, पराक्रम स्थान। अब आइए मिथुन लगन की बात करते हैं। 3 नंबर लगन, मिथुन लगन वालों के लिए यही चंद्रमा 2nd लॉर्ड है, दूसरे भाव के स्वामी। अब दूसरा घर होता है धन स्थान, वाणी का स्थान, परिवार का, कुटुंब का स्थान। कहीं कहीं इसको ससुराल भाव भी कहा गया है। मुख का ये घर होता है 2nd हाउस। तो जिनका मिथुन लगन वालों का दूसरे भाव का स्वामी उच्च हो गया तो उनके पास धन की कभी कमी नहीं होती। उनकी वाणी में आकर्षण होता है, उनके मुख से अपने आप सुगंध आती है, लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। उनकी भाषा शैली इतनी शानदार मधुर होती है कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। 2nd लॉर्ड की ये शक्ति है। यही चंद्रमा मिथुन लगन वालों का अगर नीच राशि में चला जाए, 6ठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में चला जाए, राहु केतु शनि से पीड़ित हो जाए, वृश्चिक राशि में नीच हो जाए, तो वो अपने मुख से भाषा बोलकर ही अपना बेड़ा गर्क कर बैठते हैं लोग। क्योंकि 2nd लॉर्ड तो आपकी वाणी है। अगर मीठी वाणी इस्तेमाल कर ली तो तीखी तीखी मिर्च और जहर भी बेच सकते हैं। अगर वाणी कर्कश कर ली तो मीठा शहद भी नहीं बिकने वाला। ये याद रख लीजिए, ये मार्केटिंग का भी फंडा है। ठीक है, तो 2nd हाउस उन लोगों को जरूर अपना अपना स्टडी करना चाहिए जो ये कहते हैं कि मेरा काम नहीं चलता, मेरी बात नहीं कोई सुनता, मेरी बात का प्रभाव नहीं पड़ता, मैं किसी से पेमेंट लेने जाऊं तो वो लड़ पड़ता है, मैं अगर किसी से हिसाब किताब करने बैठूं तो मेरे ऊपर ही हावी हो जाते हैं लोग। जरूर दूसरा घर आपका खराब होगा, जो आपका धन और वाणी का घर है। वाणी खराब हो जाए तो इसी को कुटुंब स्थान कहते हैं। परिवार से भी वही लोग निकाले जाते हैं जो मुख के माध्यम से गंदी भाषा बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, मुख के माध्यम से जर्दा, दारू, शराब और नाना प्रकार के गंदे नशे करते हैं। 2nd हाउस बहुत बड़ा एक सीक्रेट होता है पैसे का और परिवार का साथ अगर लेना हो। तो ये मैंने किसको बताया, मिथुन लगन को, कि आपका 2nd लॉर्ड है चंद्रमा। अब आइए कर्क लगन की बात करते हैं। 4 नंबर, अभी मैंने बताया था कि 4 नंबर ही तो चंद्रमा की राशि है, कर्क राशि। तो कर्क लगन वालों के लिए नेम, फेम, हेल्थ, लगन के स्वामी चंद्रमा है। लोगों के ऊपर जो आपका प्रभाव होता है, जो आपकी एक आभा होती है, जिसको ऑरा कहा जाता है,
अगर बढ़िया हो चंद्रमा तो आपका नाम, यश, आपकी आपकी जो प्रभावशाली शक्ति, लोगों को अट्रैक्ट करने की ताकत, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, वो आपका फेस कर देता है, आपकी चाल ढाल, उठना बैठना कर देता है। लग्नेश चंद्रमा है आपका। अगर वो बढ़िया हो जाए, उच्च हो जाए, गुरु के साथ हो जाए, मंगल के साथ हो जाए, तो शानदार योग पैदा करता है। लेकिन यही लग्नेश अगर रोग के छठे घर में चला गया तो शत्रु बढ़ जाते हैं, कर्जा बढ़ जाता है, परेशानी बढ़ जाती है। यही लग्नेश अगर अष्टम भाव में चला गया तो बड़े बड़े राजयोग खत्म हो जाते हैं, क्योंकि महर्षि पराशर ने कहा कि जितने मर्जी बड़े राजयोग हो, अगर लग्नेश बलहीन हो तो कुंडली फलहीन हो जाती है। किसी अमीर के घर में पैदा हो जाओ, लेकिन हो जाओ बीमार, अपंग, मानसिक परेशान, किडनी फेल, तो वो क्या फायदा उस बाप की अमीरी का। आपको तो एक कमरे में हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा ना। उसको कहते हैं लग्नेश खराब होना। तो लग्नेश का राहु, केतु या शनि के साथ मिलना, कर्क लगन वालों का चंद्रमा अगर खराब हो जाए तो उन्हें सतर्क रहना चाहिए, उपाय का प्रयोग करना चाहिए, चंद्र को बल देना चाहिए, शंकर जी की भक्ति करनी चाहिए, बिना जोड़ चांदी का कड़ा धारण करना चाहिए, सुच्चा मोती पहनकर रखना चाहिए, क्योंकि आपके लगन का स्वामी है ये चंद्रमा। और जितने शत्रु उसके साथ चिपके हैं, राहु, केतु, शनिचर, उनके दान करने चाहिए। उसको रिवर्स रेमेडी कहते हैं। कई लोगों को हम कहते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या काल सर्प दोष है, इसका पाठ करके देंगे। वो कहते हैं हमें बिठाइए पाठ में। तो हम कहते हैं कि भैया वो और तेज हो जाएगा फिर आपके ऊपर। ये बहुत कुछ सीखने वाली चीजें हैं। कुछ चीजें रिवर्स रेमेडीज होती हैं, रिवर्स रेमेडीज जो संकल्प मात्र से हो जाती हैं। कुछ चीजों की शक्ति लेने के लिए एडवर्स किया जाता है। तो ये सारा खेल एनर्जीज का है। ये उपाय की थ्योरी में आएगा, इसके ऊपर भी कभी बात करेंगे। लेकिन अभी मैंने बता दिया कि चंद्रमा कर्क लगन का स्वामी होता है, उसे किसी भी हालत में वीक मत होने देना। कोई भी चंद्रमा की आप डोनेशन नहीं कर सकते। चावल, चीनी, आटा, दूध, ये चंद्रमा की चीजें हैं, बांट नहीं सकते आप। इमोशनल ना हो जाइएगा। ये अलग अलग चीजें होती हैं, किसको किसकी भक्ति, किसकी एनर्जी, किसका दान, किसको डाउन, ये सब खेल है। इसी को तो कलर थेरेपी कहते हैं। चलिए अब आइए सिंह लगन की बात करते हैं। सूर्यदेव का ये लगन है, लेकिन चंद्रमा यहां पर शुभ नहीं माने जाते, क्योंकि यहां पर चंद्रमा 12th लॉर्ड है, 12वें घर के स्वामी, जिसको नुकसान, खर्चा, परेशानी, व्यय स्थान कहा गया है। 12वें घर को बहुत खराब, जितनी भी लीगल समस्याएं आती हैं ना, कोर्ट कचहरी, थाना मुकदमा, जेल की यात्रा 12वें घर से होती है। पागल खाने में लोग देखे हैं चंद्रमा के कारण मैंने 12वें घर से, क्योंकि चंद्रमा का तो सीधा संबंध पूर्णिमा के साथ, और ल्यूनेटिक कहते हैं इसको, गूगल पे सर्च कीजिएगा ल्यूनेटिक। तो ये चंद्रमा का खेल है। तो सिंह लगन वालों के लिए चंद्रमा बिल्कुल एक नेगेटिव ग्रह है। गलती से सुच्चा मोती धारण ना करें। शुद्ध चांदी का बिना जोड़ का कड़ा कभी ना पहने। आपको उल्टा दान करना चाहिए। चांदी किसी कन्या को, गरीब को शादी वादी में दान कर दिया कीजिए। चावल, चीनी, आटा, दूध बांट दिया कीजिए। बिल्कुल इमोशनल रेमेडीज नहीं मैं बताता आपको। तो शंकर जी की पूजा में भी दूध और जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये है टेक्निक। अगर आपने गलती से भी देवी देवता की पूजा में चंद्रमा के तत्व को तेज कर लिया तो आपका 12वां घर जाग जाएगा। सिंह लगन को बता रहा हूं। और अगर आपने 12वां घर जागा लिया, दवाइयां पीछे लगेंगी, शत्रु पीछे लगेंगे, हॉस्पिटल पीछे लगेगा, पुलिस पीछे लगेगी, क्योंकि 12वां घर ही होता है अस्पताल ले जाने वाला या जेल ले जाने वाला। तो सिंह लगन वाले सतर्क रहें। चंद्रमा आपके लिए अति 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 अशुभ ग्रह होता है। कन्या लगन की बात करते हैं। बुध का ये लगन है। बुध के पिता चंद्रमा है, और कन्या लगन वालों के लिए हाउस ऑफ इनकम, लाभ स्थान के स्वामी चंद्रमा है। इसको पावर हाउस कहा गया 11वें घर को। यहां कोई ग्रह उच्च नहीं हो सकता, कोई ग्रह नीच नहीं हो सकता। 11 नंबर राशि जो होती है, उसी का भाव, उसी की शक्ति 11वें भाव में होती है। तो कन्या लगन वाले हालांकि दैत्य श्रेणी में आते हैं, लेकिन चंद्रमा आपके लिए लाभ, इनकम, यश और दुनिया भर में आपकी ख्याति पैदा कर सकता है। तो चंद्रमा आपके लिए एक शानदार ग्रह है, आपको फायदा देने वाला ग्रह है। अगर कुंडली में उसकी स्थिति अच्छी हो 11वें भाव के स्वामी की, तो मैं फिर कुछ लोगों को जिनकी कुंडलियां अलाउ करती हों, उन्हें चांदी प्रयोग करवाता हूं। ये एक सीक्रेट बात बता देते हैं। 3, 7, 11 का ये खेल है, लेकिन
कई बार मैं प्रयोग करवा के भी उसका फायदा दिलवाता हूं उल्टे त्रिकोण से। तो कन्या लगन वाले खूब फायदा ले सकते हैं। चंद्रमा की दशा उन्हें मिल जाए, चंद्रमा सही तरीके से कुंडली में अशुभ ग्रहों के साथ ना बैठा हो, तो चंद्रमा के उपायों के बल पर ही आप अमीर हो सकते हैं, धनी हो सकते हैं, यशस्वी हो सकते हैं, पर प्रमोशंस आपको मिल सकती हैं, क्योंकि इनकम एंड प्रमोशंस का स्वामी चंद्रमा है। किनके लिए? कन्या लगन वालों के लिए। इसका फायदा कैसे उठाना है वो आपकी पत्री में चंद्रमा की स्थिति बताएगी, दे सकता है आपको फायदा, ये नोट कर लीजिए। अब आइए तुला लगन को बताता हूं कि चंद्रमा का क्या रोल है आपके जीवन में। 7 नंबर तुला शुक्र का लगन है। चंद्रमा मैंने आपको बताया था शुक्र के साथ ऐश्वर्य योग बना देता है, और यहां पर अगर तुला लगन वाले हैं तो 10th लॉर्ड है चंद्रमा, 10वां भाव, पिता का घर, बॉस का घर, सरकार का घर, राज दरबार का घर, ऊंची जॉब का घर, प्रॉपर्टी का घर। तो इसका क्या मतलब हुआ? चाहे आप शुक्र का लगन है, आपको बढ़िया जॉब, सरकार के घर से फायदे, पिता से लाभ, बॉस से थपकी चंद्रमा दिलवाने वाला है। और अगर आपने चंद्रमा को समझ लिया, चाहे आप शुक्र के लगन हैं, चाहे आप दैत्य जो गुरु हैं असुराचार्य शुक्र जी के शिष्य हैं, लेकिन यही चंद्रमा आपके लिए बहुत 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 बढ़िया प्रॉपर्टीज के फायदे कर सकता है, जॉब के फायदे कर सकता है, सरकारी नौकरी तक ले जा सकता है चंद्रमा आपको, राज दरबार से आपको यश प्राप्ति हो सकती है, मेडल मिल सकते हैं। ये 10th लॉर्ड है, छोटी मोटी चीज नहीं है। तो तुला लगन वाले चंद्रमा की शक्ति को समझें। अगर आपकी कुंडली में यही चंद्रमा 6, 8 और 12 में है, या राहु केतु शनि में है, तो ये गड़बड़ पैदा कर देगा। बस ये याद रख लेना। फिर ना पिता से लाभ होता है, ना सरकार से लाभ होता है, ना कोई राज दरबार से लाभ होता है, उल्टा जुर्माने मिलते हैं। अगर 10th लॉर्ड अगर 6 या 8 या 12 में चला गया तो जुर्माने मिलते हैं भैया। और फिर मैं जल्दी जल्दी कहता हूं, अगर किसी की कुंडली का 10th भाव का स्वामी या 4th भाव का स्वामी अशुभ हो जाए, तो मैं पैदा होते बच्चे को बोल देता हूं इसको बाहर भेजना है आपको, विदेश। इसकी पढ़ाई भी आपको बाहर भेजनी है, किसी हॉस्टल में, दूसरे शहर में, क्योंकि ये 4था घर माता का होता है, 10वां घर पिता का। अगर हावी हो गए, नेगेटिव हो गए, तो बच्चे का ग्रह ही माता पिता को खा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें जिसने समझ ली, जिसने जान ली, उसको सचमुच मेडल मिलते हैं। ये 10वां घर है। तो तुला लगन वालों को चंद्रमा बहुत शानदार स्थिति तक भी पहुंचा सकता है, अगर खराब हो जाए तो फिर नकारात्मक भी होता है। अब आइए वृश्चिक लगन की बात करते हैं। 8 नंबर लगन, मंगल का ये लगन होता है। चंद्र और मंगल का तो मित्र भाव है, मैंने आपको बताया था कि ये अचल महालक्ष्मी योग पैदा करते हैं जब दोनों मिल जाते हैं। तो दोस्त है, भाग्य स्थान 9वें घर के स्वामी हैं चंद्रमा वृश्चिक लगन वालों के लिए। मान लीजिए मैं स्वयं हूं, 8 नंबर लगन हूं, तो ये देखिए, ये जो माला मैंने पहनी है, ये मोतियों की माला है, प्योर सुच्चे मोतियों की माला। ये मेरे हाथ में आप देखेंगे सुच्चा मोती है। ये सुच्चे मोती के नीचे थोड़ा सा देखेंगे चांदी का बिना जोड़ का छल्ला है, ठीक है। इधर जाएंगे तो इधर भी चांदी की ठोस चंद्रमा की शेप की गोली है। तो ये क्या है? चंद्रमा को बल दिया, चंद्रमा को बल दिया, चंद्रमा को बल दिया, सुच्चा मोती धारण करके चंद्रमा को बल दिया, बीच में पुखराज पहन लिया, तो गुरु और चंद्रमा का गज केसरी योग बना लिया। तो ये क्या है समझ लीजिए, ये है 9th लॉर्ड को मजबूत करना, 9वें घर से शक्ति प्राप्त करना। वृश्चिक लगन वालों को किस्मत देने वाला, भाग्य देने वाला चंद्रमा होता है। तो जैसे मैं स्वयं वृश्चिक लगन हूं, मैंने अपने भाग्य स्थान के स्वामी चंद्रमा को बल दिया है, फायदा लिया है, उसको तेज किया अपनी बॉडी के ऊपर। हम कर सकते हैं चंद्रमा की पूजा, हम कर सकते हैं शिव जी की पूजा चंद्र के तत्व से, हम भगवान शंकर की जटाओं में आधा चंद्रमा चढ़ा सकते हैं, हम कच्चे दूध से जल अभिषेक कर सकते हैं क्योंकि वो चंद्रमा का तत्व है उसमें। तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया है, वृश्चिक लगन वालों को बता रहा हूं। तो भाग्य स्थान की तो वैसे ही महिमा है कुंडली में। अगर सारी कुंडली राजयोगों से भरी हो, लेकिन भाग्य स्थान में राहु महाराज आ जाए तो फेल हो जाती सारी कुंडली। 2, 5, 9, 12 में अगर राहु आ गया तो कुंडली फेल हो जाती है। 2, 5, 9, 12 में अगर राहु आ गया तो कुंडली फेल हो जाती है 2, 5, 9, 12 में। इसीलिए तो कहता हूं इसको शेयर कर लिया कीजिए, मैं कुछ ना कुछ बता देता हूं। तो वृश्चिक लगन वाले चंद्रमा को मजबूत रखें। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अशुद्ध अवस्था में है,
राहु या केतु के साथ है, शनि के साथ है, पितृदोष में है, ग्रहण दोष में है, पहले उसकी शांति करवाइएगा, फिर ये लाभ देगा, नहीं तो ये भी खा जाएगा। क्योंकि अगर चंद्रमा राहु केतु या शनि के साथ हुआ और आपने गलती से मोती पहन लिया, चांदी का कड़ा पहन लिया, तो वो राहु केतु शनि की शक्ति भी आपके पास ले आएगा। फिर आप बर्बादी के कगार पर पहुंचेंगे। क्योंकि भाग्य स्थान अगर बिगड़ा हो, उसको तेज कर लिया जाए, बिगड़े हुए को, तो इंसान को बर्बाद करता है, जीरो करता है, परिश्रम करवाता रहता है, मेहनत करवा, चप्पल घिसती है उसकी, कभी ऊपर कभी नीचे, नौकरी करता रहता है। भाग्य स्थान अगर बिगड़ा हुआ हो, उसको जो बिगाड़ने वाले ग्रह, पहले उनकी शांति पूजा होती है, फिर आप सच्चा मोती धारण करें, चांदी का कड़ा पहने, तो आपको लाभ होंगे। अन्यथा भाग्य स्थान अगर सितारा चमका सकता है, तो भाग्य स्थान ही बिगड़ा हुआ अगर आपने तेज कर लिया तो आपको डुबो भी सकता है, याद रख लीजिए। चलिए अब आइए धनु लगन, 9 नंबर लगन, देवगुरु बृहस्पति का लगन। अभी इसमें एक ध्यान से सुनने वाली बात है धनु लगन वालों को। अभी मैंने आपको बताया था चंद्रमा और बृहस्पति होते हैं मित्र, क्योंकि चंद्र गुरु मिल जाए तो क्या बनता है, गज केसरी योग। लेकिन धनु लगन वालों के लिए वो नहीं बनता, क्योंकि यहां पर चाहे लगन के स्वामी गुरु मित्र हैं, परंतु चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी है, मृत्यु स्थान के स्वामी है, डिप्रेशन के स्वामी है, परेशानी के स्वामी है। बीच में कोई राजा तिवाड़ी हैं, राजा तिवाड़ी जी भाई साहब, अगर आप एक बार भेज देते हैं ना मैसेज, वो भी मुझे दिखता है, लेकिन मैं यहाँ पे कुंडलियां नहीं देखता। और बहुत सारे लोग आपको बीच में मैसेज भी कर रहे हैं कि मैं लाइव में कुंडलियां नहीं देखता। और मेरे ख्याल से आपका भी चंद्रमा उस घर में है जिसको हम कहते हैं ल्यूनेटिक। आप भी ल्यूनेटिक लगते हैं मुझे, जो 10-12 बार यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज दी है। 18 मई 99 है, तो चलो छोटा सा बच्चा ही है, कोई 99 का बर्थ है अभी, लेकिन अकल करनी चाहिए। अकल 10-10 बार आप एक मैसेज भेज रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका चंद्रमा वहां पे है जहां मैंने इस लाइव में बताया, ल्यूनेटिक कहते हैं उसको। यू आर ऑल्सो ल्यूनेटिक आई थिंक। सो यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ मत डालिए, लाइव डिस्टर्ब हो रहा है मेरा। हाँ, धनु लगन को मैं बता रहा था कि लग्नेश गुरु होता तो है चंद्रमा का मित्र, जो दोनों मिलकर गज केसरी योग बनाते हैं। लेकिन धनु लगन वालों के लिए चंद्रमा कोई फायदा देने वाले ग्रह नहीं माने गए, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं, जिसको हम कहते हैं मृत्यु स्थान, डिप्रेशन का घर। डिप्रेशन का घर है 8वां घर। सोग, सोग कहते हैं ना, सोग, शोक, दुख, बीमारी, कष्ट, परेशानियां, या फिर वो जीवन के ढके हुए पल, रहस्यमय पल, वो क्षण जो अगर किसी को पता चल जाए, अगर वीडियो लीक हो जाए, तो करेक्टर का बेड़ा गर्क हो जाता है, वो 8वां घर कराता है, समझ लीजिए। तो ये अष्टम स्थान जो है, ये जितना ढका रहे अच्छा होता है, अगर ये वीडियो लीक हो जाए तो बेड़ा गर्क करा देता है। इसलिए धनु लगन वालों के लिए अष्टम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, बहुत खराब फल देते हैं। जिस घर में जाएंगे वहां पे उदासी, निराशा, परेशानी ले जाएंगे। मान लीजिए धनु लगन के लगन में चंद्रमा आ गया, तो हम कहेंगे कि मृत्यु स्थान का स्वामी लगन में है, इंसान को उदासी की तरफ ले जाएगा। दूसरे घर में चंद्रमा आ गया, हम कहेंगे मृत्यु स्थान का स्वामी धन स्थान में है, इस बच्चे के जन्म लेते ही माँ बाप का पैसा खत्म हो जाएगा। तीसरे स्थान में चंद्रमा आ गया धनु लगन के, तो हम कहेंगे भैया ये तो पराक्रम स्थान में इसका अष्टमेश आ गया, ये कोई बहुत चुस्त चलाक बच्चा नहीं पैदा होगा, सुस्त सा रहेगा। चौथे घर में आ जाए, हम कहेंगे भैया माता के ऊपर भारी आ गया, मृत्यु स्थान का स्वामी माँ के घर में है, स्कूटरों, मोटरसाइकिल, कारों के एक्सीडेंट कराएगा, माँ की सेहत खराब करेगा। पांचवें घर में आ जाए, हम कहेंगे भैया पढ़ाई खराब करेगा, आगे इसकी अपनी औलाद संतान होने में भी आशंका है, क्योंकि मृत्यु स्थान का स्वामी विद्या और संतान। ऐसे इसको आप घुमाते जाइए। ज्योतिष का ये फलादेश होता है कि मृत्यु स्थान का स्वामी जिस भाव में चला जाए, उस भाव को ही निराश कर देता है। 6-8-12 का स्वामी 6-8-12 में चला जाए तो विपरीत राजयोग पैदा करता है। उसके लिए भी बहुत सारी शर्तें हैं। विपरीत राजयोग भी ऐसे फायदा नहीं देता जैसे हम सिंपल सा बोल देते हैं कि भैया अष्टम भाव का स्वामी छठे में चला जाए तो राजयोग हो जाता, नहीं होता। उसके लिए भी बहुत सारे कंडीशंस है, वो भी एक टॉपिक है, अब यहाँ पे नहीं ना मैं शुरू कर सकता। चलिए कुल मिलाकर बता देते हैं, धनु लगन वालों के लिए चंद्रमा बिल्कुल शुभ नहीं होता, जैसे सिंह लगन वालों के लिए चंद्रमा बिल्कुल शुभ नहीं होता। आपको हर सोमवार, क्योंकि वो चंद्रमा का वार माना गया है, हर सोमवार सिंह लगन और धनु लगन को गरीबों में, जरूरतमंदों में, लंगरों में, भंडारों में दूध और चावल का दान करते ही रहना चाहिए। जितना सिंह लगन और धनु लगन वाले दूध और चावल बांटते रहेंगे,
उतना मुसीबत से, दुख से, कष्ट से, मृत्यु तुल्य कष्ट से, परेशानियों से, कोर्ट कचहरी, थानों से, अस्पताल से छुटकारा हो जाएगा, दवाइयों से छुटकारा हो जाएगा। सिंह लगन और धनु लगन, ठीक है, तो आपके लिए अच्छा नहीं होता। चांदी का कड़ा भी मत पहना करो। मकर लगन की बात करते हैं आप। 10 नंबर लगन शनिदेव का लगन है। हालांकि चंद्रमा और शनि मिलकर तो विष योग पैदा करते हैं, लेकिन कुंडली की जब टेक्निक समझेंगे तो मकर लगन वालों के लिए चंद्रमा सप्तमेश है। सप्तमेश 7वें घर का स्वामी, जिसको जीवन साथी, पति पत्नी, विवाह का घर कहा गया है, पार्टनर का घर कहा गया। बिजनेस का भी घर होता है। लोग केवल 10वें घर से व्यापार बिजनेस देखते हैं, 7वें घर से भी वो बिजनेस व्यापार देखा जाता है जिसे डेली वेजेस कहा जाता है, कि रोज माल लाना, रोज बेचना, रोज अपनी जेब में कमाई भरना और फिर अगले दिन मार्जिन रख लेना, फिर माल लेके आना, वो 7th हाउस होता है। जो ग्रैंड बिजनेस है वो 10th हाउस होता है, जो डेली वेजेस बिजनेस है वो 7th हाउस होता है। तो 7वें घर को विवाह स्थान कहा गया है, पार्टनरशिप का घर कहा गया है, मैरिज का घर है, ये पति पत्नी का घर है। तो मकर लगन वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति बताएगी कि आपकी शादी कैसी रहेगी। अगर चंद्रमा बढ़िया घरों में हुआ तो आपको सुंदर पति या पत्नी, अच्छे पार्टनर मिलेंगे, अच्छी शादी रहेगी, बढ़िया बिजनेस भी कर सकते हैं आप। अगर यही चंद्रमा 6ठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में चला गया तो आप विवाह तक, अनमैरिड तक तो आपकी जिंदगी रहेगी ठीक। जैसे ही 7वां घर एक्टिव किया आपने लावा फेरे पढ़ के, खराब चंद्रमा वाली कुंडली हो अगर मकर लगन वालों की, कि चंद्रमा राहु के साथ है, केतु के साथ है, शनि के साथ है, 6ठे घर में है, 8वें घर में है, 12वें घर में है, शत्रु राशि में है, नीच राशि में है, तो जैसे ही शादी होगी उसके अगले दिन से आपके जीवन में मुसीबतें शुरू हो जाएंगी। क्योंकि सप्तम भाव एक्टिव कब होता है? जब हम धर्म स्थान में जाकर अपने धार्मिक ग्रंथों या अग्नि के आसपास क्या लेते हैं? लगन मंडप में बैठकर फेरे लेते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। तो वो खुशियों के पल होते हैं। लेकिन अगर कुंडली की जानकारी ना हो, 7th लॉर्ड अगर 6, 8, 12 में या राहु केतु शनि से पीड़ित हो, तो जैसे ही शादी होती है मुसीबतें जीवन की शुरू हो जाती है। तो ये पहले ही देख लेना चाहिए। अनमैरिड टाइम के ऊपर कुछ उपाय करने आसान रहते हैं, याद रख लीजिए। हमारे पास कब कुंडलियां आती हैं? जब शादी हो जाती है, परेशानियां सिर पे आ जाती हैं, ससुराल में जाकर बेटियां दुखी हो जाती हैं, या लड़के ऐसी गलत जगह शादी कर बैठते हैं, अपनी पत्नियों से धोखा खा जाते हैं, है ना। बीमार पत्नी ले आए, हॉस्पिटल में लेके घूम रहे हैं, व्यापार उनके बंद हो रहे हैं। तो ये जब बाद में आते हो ना फंस के, फिर वो मुसीबत क्या होता है कि दवाई भी चलेगी, बीमारी भी चलेगी, दवाई भी चलेगी, बीमारी भी चलेगी। अगर अनमैरिड टाइम पे आ जाए, कुंडली का 7th हाउस या 7th लॉर्ड खराब हो, तो क्लिक करता है उपाय और बढ़िया शादी करवा के देते हैं। फिर हम उपाय में है ये शक्ति, बाद में तो फिर भाई दवाइयां खानी पड़ती हैं। चलिए, कुल मिलाकर मकर लगन वालों के लिए चंद्रमा 7th लॉर्ड है। आपके विवाह की स्थिति, आपके पार्टनर की स्थिति, आपके पार्टनरशिप बिजनेस की स्थिति चंद्रमा से ही पता लगेगी। अब आइए 11 नंबर कुंभ लगन की बात करते हैं। कुंभ लगन शनिदेव का लगन है। चंद्र शनि आपस में विष योग पैदा करते हैं और यहां पर चंद्रमा भी विष छोड़ने वाला ही माना जाएगा, क्योंकि यहां पे चंद्रमा आपका 6ठे भाव का स्वामी है, जिसको 6th लॉर्ड कहते हैं। 6ठा घर रोग, शत्रु, कर्जा, टेंशन, चिंता, परेशानी, लड़ाई झगड़े, जितना भी मन चिड़चिड़ा रहता है ना। हम कहते हैं ना, बड़ा एग्रेसिव नेचर बंदा है, चिड़चिड़ा सा बंदा है, किसी के साथ सीधे मुंह बोलता नहीं है, वो 6ठे भाव का प्रभाव लगन पे आया होता है या वाणी में आया होता है। तो 6ठा भाव का मतलब है कि आपको अलग थलग करता है, आपको कर्जाई करता है, आपको बीमार करता है, शत्रु तंग करने लग जाते हैं अगर 6ठे भाव की दशा यंग एज में आ जाए, किसी भी एज में आ जाए, जाते हुए आ जाए तो दवाइयों में मरता है आदमी। तो 6ठे भाव का स्वामी बहुत खतरनाक होता है। उसे कभी भी जो एक्टिव रेमेडीज होती हैं अपनी बॉडी पे धारण करने वाली नहीं करना चाहिए 6th लॉर्ड को, जो अकेला 6th लॉर्ड होता है। हाँ, वो त्रिकोण का स्वामी भी हो, फिर वो 75 और 25% वाला फॉर्मूला होता है। तो यहां पर तो अकेला ही है भाई। तो जिंदगी में कभी भी चांदी का कड़ा, सुच्चा मोती, चांदी की माला ना धारण करें, क्योंकि चंद्रमा आपको रोग, शत्रु, कर्जे, परेशानियां, लड़ाई झगड़े, चिड़चिड़ापन देने वाला है। दान करना चाहिए कुंभ लगन वालों को, जैसे सिंह लगन को, धनु लगन को, उनको 12वां घर और 8वां घर, और ये कुंभ लगन को 6ठा घर। ये 3 घर 6, 8, 12 नुकसान करने वाले होते हैं। इनको चंद्रमा की चीजें बांटते रहना चाहिए, बांटते रहना चाहिए। चावल बांटे, दूध बांटे, चीनी बांटे, आटा बांटे, बांटते रहे। 3 लगन।
अच्छा, थोड़ा एक राज बता दूं आपको, वैसे तो सबको पता ही होगा, बहुत बार बता चुका हूं कि जब हमें चंद्रमा का दान करना है वाइट चीजों का, तो वो पकी हुई नहीं होनी चाहिए। यही चावल, दूध और चीनी अगर पक गई तो खीर बन जाएगी। अगर खीर बन गई तो वो शुक्र बन जाता है, फिर वो चंद्रमा नहीं रहता। लोगों को पता नहीं है। हम कहते हैं भी आप चंद्र का दान कीजिए, हाँ जी मैंने खीर बांट दी। खीर तो शुक्र का दान होता है। यही चंद्रमा अगर फट गया तो दही बन जाता है, वो भी शुक्र होता है। ये चीजें समझनी पड़ेंगी। कह रहे मैं लंगर में मैंने दही भेज दिया जी, इतने कुंडे भर भर के, कि दही का रायता मेरी तरफ से। दान किसका कर रहे हैं जी? चंद्रमा का। नहीं माना जाएगा। खीर का दान नहीं माना जाएगा। जो चीज पक गई, वो दूध की अगर मिठाई बन गई, खोया बन गया, ये चीजें समझ लीजिए ध्यान से, वो शुक्र बन जाती है। जो कच्ची रह गई, कच्चे चावल, कच्ची चीनी, दूध, आटा, दूध भी उबला हुआ ना हो, सीधा डायरी से लिया हो। आजकल तो हम वेरका का या अमूल का या पैकेट बंद दूध लेते हैं, उनको भी हीट ट्रीट किया होता है थोड़ा सा, वो भी पका हुआ होता है दूध, किसी को पता नहीं है। चलिए, तो कच्चे दूध का दान तब जाके चंद्रमा ठीक होता है। 3 लगन वालों को जरूर करना चाहिए, कुंभ को, धनु को और सिंह को। आपके लिए बिल्कुल गलती से भी चंद्रमा की चीज पहन नहीं सकते, धारण नहीं कर सकते, एस्ट्रोलॉजिकली सुच्चा मोती बिल्कुल नहीं कर सकते। डोनेशन कीजिए, गरीब को दीजिए, लंगर में दीजिए, भंडारे में दीजिए। हमारा तो देश ही लंगरों का और भंडारों का देश है। गुरुद्वारा साहब में दीजिए, जहां पे लंगर चल रहे होते हैं, उन स्थानों में, उन आश्रमों में दीजिए जहां पे साधु महात्मा संत के लिए हमेशा भंडारा बनता रहता है। तो ये वाइट चीजें दान जहां आपको करनी है, अपने लगन का भी ध्यान रखना है, वो है कुंभ लगन वाले, धनु लगन वाले और सिंह लगन वाले। कुल मिलाकर ये बता देता हूं कि कुंभ लगन वालों के लिए चंद्रमा शुभ नहीं होते। कुंभ लगन वालों के लिए चंद्रमा रोग, शत्रु और कर्जा देने वाले होते हैं, इसलिए बच के रहिए। अब आइए मीन लगन, लास्ट वाला लगन है, मीन लगन की बात कर लेते हैं। 1 घंटा 40 मिनट हो गए बोलते बोलते। आवाज मेरी डिम हुई है थोड़ी सी, बताइए, नहीं हुई होगी। मीन लगन वालों के लिए चंद्रमा कौन है? त्रिकोण के स्वामी हैं, पंचम भाव के। लगन, पंचम, नवम, ये 3 जो घर होते हैं, ये पावरफुल घर होते हैं। 3 घर जो होते हैं वो शक्ति देने वाले घर होते हैं। लग्नेश, पंचमेश और नवमेश को बल देना पड़ेगा आपको। तो यहां पर मीन लगन वालों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मुझे बता रहे हैं कि मेरी आवाज अभी आपको पूरी एनर्जी से मिल रही है। थैंक यू, क्योंकि 1 घंटा 40 मिनट हो गए, तो मैं सोचता हूं कहीं बैटरी डाउन तो नहीं होगी। तो यहां पे मीन लगन वालों के लिए ध्यान से समझ लीजिए, चंद्रमा 5th लॉर्ड है। 5वें घर को संतान का घर कहा गया है। 5वें घर को एजुकेशन का घर कहा गया है। 5वें घर को लव अफेयर्स, प्रेम संबंधों का घर कहा गया है। 5वें घर को सडन गेन यानी कि अचानक लाभ, लॉटरी का घर भी कहा गया है। जैसे हम अचानक, है ना, वो केबीसी में से 1 करोड़ जीत के आ गया हमारा लड़का पंजाब का, तो मुझे लगता है 5वां घर उसका बढ़िया होगा। अचानक लाभ, गरीबी खत्म हो गई। देखो कितने संघर्ष में था उसका, मैंने एपिसोड देखा। तो अचानक देखिए, अगर घर में करोड़ रुपया आ जाए, चलो इनकम टैक्स काट भी लिया, 60, 70, 75 लाख रुपया आ जाए, तो क्या क्या नहीं कर सकता आपको। पंचम भाव की शक्ति है ये। तो चंद्रमा की बात कर रहे हैं, मीन लगन वालों के लिए चंद्रमा संतान देने वाला, चंद्रमा एजुकेशन देने वाला, चंद्रमा लव अफेयर, प्रेमी या प्रेमिका का ग्रह भी है, और चंद्रमा ही लॉटरी देने वाला भी है। इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, आप धारण कर सकते हैं चंद्रमा की वस्तुएं, चांदी, आप सुच्चा मोती, आप शंकर जी की भक्ति, चांदी का कड़ा। आप दान नहीं कर सकते। अगर आपने डोनेट करना शुरू कर दिया इमोशनल होके, जी मैं किसी को दूध पिला दूं, तो भैया ये संतान वीक, पढ़ाई वीक, लव अफेयर टूट जाएंगे, और लॉटरी लगने के बजाय जुए में चला जाता है आदमी। इसको सट्टा भी कहते हैं। फिर जिन लोगों का नुकसान जुए में, सट्टे में, लॉटरी में होता है, स्टॉक एक्सचेंज में होता है, तो उनका पंचम भाव ही तो खराब होता है। तो 5वां घर जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ध्यान रखें। मीन लगन वाले चंद्र की चीजें प्रयोग कर सकते हैं, दान बिल्कुल नहीं कर सकते। और ये जब मैं कहता हूं ना ये चीजें प्रयोग कर सकते हैं, कि आप ये रतन पहन सकते हैं, ये रंग पहन सकते हैं, उससे पहले जरूर देख लिया कीजिए कि कुंडली में चंद्रमा शत्रु राशि में तो नहीं है, या शत्रु ग्रह के साथ तो नहीं है।
अगर मान लीजिए चंद्रमा शनि के साथ है और आपका लगन है मीन, तो वो ले जाएगा विष योग में आपको। अगर आपने सुच्चा मोती पहन लिया बिना शनि का उपाय किए, तो वही मोती बर्बाद कर देगा, वही मोती औलाद का सुख खराब कर देगा, वही मोती पढ़ाई में पास करने की बजाय फेल कर देगा। हालांकि पंचम भाव का स्वामी है, आपको रिकमेंड किया जाता है मोती पहनना। अगर वो राहु के साथ है तो वो बर्बाद कर देगा, केतु के साथ है बर्बाद कर देगा, शनि के साथ है बर्बाद कर देगा। 6, 8, 12 में चला गया चंद्रमा, जब तक छठे भाव 8वें भाव के स्वामी को सेट नहीं करेंगे, वही पंचमेश बल में नहीं आएगा फिर। तो ये याद रखें। तो जो हम त्रिकोण देते हैं लगन, पंचम, नवम, कलर थेरेपी में, जेम थेरेपी में, उनके रत्न धारण करने से पहले मैं अपना तजर्बा आपके साथ साझा करता रहता हूं। पहले हम नेगेटिव ग्रहों की शांति करवाते हैं, विपरीत ग्रह जो अशुभ ग्रह होते हैं उनके दान बताते हैं, उनके रंगों से भी दूर रहने की सलाह देते हैं। फिर कहते हैं आपका लगन, पंचम, नवम असर करेगा, अब उसके त्रिशक्ति स्टोन्स पहनिए, अब उसके कलर पहनिए, अब उसके देवी देवताओं की पूजा कीजिए, तब जाकर यह फल मिलता है। चलिए मित्रों, आज का ये लाइव चंद्रमा की स्थितियां मैंने आपको बताई, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चंद्रमा हर 2.25 दिन बाद राशि परिवर्तन करता है। हमारे जीवन में दुख सुख चंद्रमा लेके आता है, हंसना रोना चंद्रमा लेके आता है, खुशी गम चंद्रमा लेके आता है, धूप और छांव चंद्रमा की 2.25 दिन की चाल में मिलती है हमें। अचानक हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट, खुशियां होती हैं, अचानक हम चिड़चिड़े से हो जाते हैं, इरिटेटेड से हो जाते हैं। ये सारा खेल चंद्रमा का है। तो मैंने आपको समझा दिया है कि चंद्रमा मेष से लेकर मीन तक किस भाव का स्वामी है। मैंने ये नहीं बताया कि किस भाव में बैठा है, किस भाव का स्वामी है। जिसने इस राज को समझ लिया कि ये ग्रह किस भाव का स्वामी है, वो अपनी कुंडली का पूरा पूरा फायदा उठा सकता है। इसलिए जब आप सेल्फ एनालिसिस करते हैं, शौक से अपनी कुंडली को देखने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, ये जरूर देखा कीजिए कि आपके योगकारी लगन, पंचम और नवम के स्वामी ग्रह कौन है। और जो ग्रह के बारे में आपको जानकारी लेनी, मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि की दशा चल रही है, मेष लगन की कुंडली है, तो आप क्या करेंगे? भैया अब तो शनि चल पड़ा मेरे ऊपर, हाय हाय शनि तो ये कर देता है, वो कर देता है, कितना बदनाम किया है ज्योतिषियों ने शनि को। आप मेष लगन की कुंडली में देखें खोल के कि शनि किस भाव का स्वामी है। ये मत देखें शनि किस भाव में बैठा है, उसको छोड़ दीजिए। अगर शनि की दशा आ गई, लोगों ने डराया होता है शनि 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 आ जाएगा, शनि ये करे। आप ये देखें शनि मेष लगन को किस भाव का स्वामी है। आप कुंडली खोलेंगे आपको पता चलेगा 10 नंबर राशि और 11 नंबर राशि, एक आ रही है कर्म स्थान में, एक आ रही है लाभ स्थान में। इसका मतलब शनि की दशा तो आपको बहुत फल देने वाली है। मेष लगन को शनि लाभ और यश देने वाला है। देखिए मंगल का लगन, लेकिन शनि से कारोबार चलेंगे, शनि से पैसा आएगा, तो डर खत्म हो गया ना। अब देखिए शनिदेव की स्थिति क्या है। अगर तो बढ़िया राशि में है, मित्र राशि में है, तो आपका कर्मेश और लाभेश अपने आप बढ़िया है। शनिदेव को जाके तेल अभिषेक कीजिए, शनिदेव को जाके प्रणाम कीजिए। अगर ये शनि नीच है या 6, 8, 12 में है, आपका कर्म स्थान का स्वामी कमजोर हो गया, तो भी उसकी डोनेशन मत कीजिए। जिसने कमजोर किया है उस राशि के स्वामी के दान कीजिए। शनिदेव का तो जाके तेल अभिषेक कीजिए। जिसने ये थ्योरी समझ ली कामयाब हो जाता है। चलिए, तो 41 लोग अभी जुड़े हुए हैं लाइव के साथ। लाइव थोड़ा लंबा ले गया आज। 52 लोगों ने शेयर किया है, 172 इसमें कमेंट्स हैं और 114 इसमें लाइक्स है। तो बहुत बढ़िया आपका ये आज का परफॉर्मेंस है। 52 शेयर कर दिए आपने। शेयर इसको जरूर कर लिया कीजिए, क्योंकि जो मैं बातें बोल रहा होता हूँ ना, मेरी स्क्रिप्टेड बातें नहीं होती हैं। मेरे को तो जो आपसे बातें करते करते याद आता रहता है, मैं आपको बताता रहता हूँ। और ये जो मेरे लाइव हैं, ये संभाल के रख लिया कीजिए। ये किसी भी एस्ट्रोलॉजी की क्लास की टक्कर की बातें होती हैं ये, क्योंकि मैं सारा अपना अनुभव सारा निचोड़ के आपको बता देता हूँ, है ना। लोग एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस लेते हैं पैसे खर्च के, उपाय सीखते हैं पैसे खर्च करके। क्योंकि मैं बृहस्पतिवार जन्म पत्रियां निःशुल्क देखता हूँ, तो क्योंकि अब कोविड के बाद ये हमें आदत पड़ गई है ऑनलाइन की, तो मैंने सोचा कि भी पिछली 10-15 साल की प्रथा बंद नहीं करूंगा, कुछ ना कुछ निःशुल्क सेवा जरूर करूंगा दुनिया की। तो ये आपको
ये एक निशुल्क सेवा है मेरी तरफ से कि ये आप लाइव के माध्यम से ही इसको आप सुनिए, समझिए, उपाय समझिए अपने, तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपको टेक्निक पता चलेगी, आपको ये समझ आएगा कि हमें किस ग्रह से फायदा होना है, किस ग्रह से नुकसान। तो मेरी ये पिछले 20 साल की ये प्रथा है कि हर बृहस्पतिवार मैं जन्म पत्रियां देखता था निशुल्क। कोविड में ये बंद हुई हैं, उसके बाद अब आपके साथ ऑनलाइन बैठे हैं। बहुत सारे मेरे जो पुराने लोग हैं ना, वो कहते हैं पंडित जी दोबारा शुरू कर लीजिए, हम आपके घर में दोबारा आएंगे निशुल्क पत्री दिखाने। तो मैं इसके ऊपर भी विचार कर रहा हूँ, महीने में एक बृहस्पतिवार दोबारा से घर बैठकर दोबारा निशुल्क जन्म पत्रियां शुरू कर देंगे, क्योंकि ये आदत डाल दी है हमें इसने, इस मोबाइल ने, सोशल मीडिया ने, कि भाई मुफ्त तो बता ही रहे हैं तो यहां से सुन लीजिए। तो दोस्तों आज का लाइव आपके कितना काम आया या कितना काम आएगा ये तो आप लोग ही कमेंट लाइन में बताएंगे, ठीक है। और जो लोग मेरे आज के लाइव में अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल रहे थे उन्हें मैं बता दूं कि लाइव में मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं होती कि मैं कुंडली चेक कर पाऊं। आपको कुंडली चेक करवानी है तो मेरा मोबाइल नंबर है 9872065786। उस पर आप व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम, डेट, टाइम और प्लेस, और छोटा सा वॉइस मैसेज बनाएं आपका क्या प्रश्न है। तो वहां पर आपको प्रोफेशनल वे से सारे उपाय, सारी प्रेडिक्शन, शुभ रंग, शुभ रत्न, शुभ मंत्र और दान किस चीज का कर सकते हैं वो आपको प्रोफेशनल वे से मैं व्हाट्सएप के माध्यम से सर्विस देता हूं। वो पेड सर्विस होती है हमारी प्रोफेशनल, वहां पर जाएं। क्योंकि लाइव में जब मैं बोल रहा हूं आप जितनी मर्जी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी जाए, लिखी जाओ, फिर मैं क्या करा, क्योंकि मेरे पास कुछ देखने को होता नहीं है यहाँ पे। तो कुंडली देखने के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, कम से कम 15 से 20 मिनट चाहिए होते हैं। हालांकि 20 साल हो गए हैं, एक क्लिक में भी पता चल जाता है, लेकिन फिर भी मैं 15 से 20 मिनट जरूर लगाता हूँ समझने में, तब जाकर आप सबको मैं कोई ना कोई सही तरीके से उपाय सुझा पाता हूँ। तो 9872065786 बहुत बार नीचे मेरे कुछ भाइयों ने, मित्रों ने, साजन ने, पीजेएस ने और भी कई जनों ने शेयर किया है मेरा नंबर। जो लोग पर्सनली जन्म पत्र दिखाना चाहते हैं व्हाट्सएप में आइए, फेसबुक लाइव में केवल आपको यहाँ से साझी जानकारी निशुल्क मैं दे सकता हूँ। हाँ, मेरा प्रयास करूंगा कि जो मेरी प्रथा थी पुरानी दोबारा शुरू करूं। महीने का एक बृहस्पतिवार मैं अनाउंस करूंगा। जो लोग मुफ्त कुंडली दिखाना चाहते हों वो लोग ही आया कीजिए मुफ्त कुंडली दिखाने। जो सक्षम नहीं है, ये ज्योतिष शास्त्र है, ये आपके ऊपर भी भारी होता है, मेरे ऊपर भी भारी होता है, लेकिन हम तो चलिए उस दिन गौशाला के लिए कुछ ना कुछ निकाल देते हैं। जब मुफ्त कुंडलियां देखते हैं आपसे भी उसमें कुछ डलवा देते हैं। लेकिन मुफ्त कुंडली केवल उन लोगों को दिखानी चाहिए जो गरीब हैं, जो सक्षम नहीं है, जिनके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, वो गरीब नहीं है, याद रख लीजिए। उन्हें मुफ्त कुंडली दिखाने का कोई अधिकार नहीं है, उनके ऊपर पितृदोष लग जाता है। फिर ये बृहस्पति का दोष होता है, इसी को तो गुरु चंडाल दोष बोलते हैं। यही दोष तो होता है पूर्व जन्म में अपने गुरु की, टीचर की, गाइड की, किसी आश्रम की, किसी ट्यूशन की, किसी स्कूल की फीस मारी होगी। इस जन्म में बृहस्पति राहु का गुरु चंडाल दोष आ जाता है। तो इसलिए केवल जो निर्धन है, गरीब है, बेचारा पूछ नहीं सकता, पैसे का अभाव है जिसके पास, वो चलकर आए अपनी कुंडली लेकर, उसको ही निशुल्क पूछने का अधिकार होता है। जो फेसबुक पे बैठे हैं, लाइव सुन रहे हैं, उनके पास महंगे मोबाइल 10, 12, 15 हजार का मोबाइल होगा, छोटे से छोटा, और आईफोन की तो आपको पता है लाखों की कीमत है, इंटरनेट चला रहे हैं, उन्हें कोई हक नहीं है, कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है मुफ्त की रेवड़ियां खाने का। उनको भी फिर दोष लगता है बृहस्पति का, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं आई एम जुपिटर, बृहस्पति का कारक है जो ज्योतिषी होता है। जो हमारी वाणी होती है वो राहु होती है, राहु। इसलिए ये थोड़ा ध्यान रखिए, गुरु और राहु का खेल बना देते हैं हम लोग। ज्योतिषी की वाणी में राहु होता है, ये याद लोग समझते हैं ना कि बृहस्पति है, इसके पैरों को हाथ लगाए शिव, ऐसा नहीं होता। वो संत महात्मा गुरु तो और चीज है। एस्ट्रोलॉजर दिखने में बृहस्पति होता है, अंदर उसकी वाणी में राहु होता है। इसलिए हम लोग तो जिंदा गुरु चंडाल दोष है, आपके ऊपर चिपक जाते हैं अगर आप हमें ठीक से खुश ना कर पाओ तो। चलिए, ये बातें खत्म नहीं होगी, लाइव लंबा चलता रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग इस लाइव में जुड़े। तो मैं स्पेशल आपको फिर से यही कह रहा हूं, आप अपनी कुंडली व्हाट्सएप के माध्यम से या मिलकर चेक करवाएं तो आपको फायदा होता रहेगा। इजाजत दीजिए, जय श्री राम।